बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद अलीम। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी होगी। नाज़रीन, बिजली के बिल एक ऐसा मामला है जिससे आवाम परेशान ही रहते हैं, कभी उसमें इजाफे की सूरत में और कभी उसको समझने की सूरत में, क्योंकि वो जो कांट छांट होती है हमको समझ नहीं आती। तो उसके लिए पावर डिवीज़न की तरफ से एक अच्छा फैसला किया गया है ताकि उसे आवाम की फ़हम के लिए, समझ बूझ के लिए आसान किया जा सके। तो सबसे पहले यही आपको बताते हैं, जिसके मुताबिक बिजली बिलों का नया और आसान फॉर्मेट जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया है। डिस्कोर्स ने वजारत तवानाई की हिदायत पर बिजली बिलों का नया डिज़ाइन जारी किया और इस नए डिज़ाइन में सार्फिन के लिए बिल को समझना अब बहुत ही आसान हो गया है। हम भी दुआ करते हैं कि हमें भी समझ में आ जाए, क्योंकि हम जब भी कोई शिकायत लेके लेस्को के ऑफिस या किसी भी बाबदा के ऑफिस में जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी ये बिल तो बिल्कुल ठीक है, हालांकि उसमें अमूमी तौर पे बहुत सी शिकायत सामने आती हैं कि उसमें प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से या फिर जो ओवरऑल पिछले साल के बिल होते हैं उसी तरह का अगला बिल भी आ जाता है, अंदाज़ों के साथ बिल दे दिए जाते हैं। तो सार्फिन अब खपत, बिल की तफसीलात और अदायगी की मालूमात भी देख सकेंगे। और तर्जुमान पावर डिवीज़न ने यह भी बताया है कि नया जो फॉर्मेट है वो सादगी, शफाफियत और बेहतर सारिफ तजुर्बे को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। तो हम ऐसा ही उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि जिस तरह से इसमें बेहतरी लाई गई है, ओवर बिलिंग को भी कंट्रोल किया जा सके, उसका ख़ात्मा किया जा सके। हुकाम तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि पुराना बिल गैर ज़रूरी मालूमात, तकनीकी इस्ताहात और पेचीदा तरतीब के बायस समझने में मुश्किल था, और नए फॉर्मेट में रकम हो, मुकर्ररा तारीख हो और फिर या फिर बिजली के इस्तेमाल की तफसीलात नुमाया तौर पर दर्ज की जाएंगी और सारिफ अब एक नज़र में अपनी बिलिंग की मुकम्मल सूरत हाल जान सकेंगे। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले एक ऐप भी मुतारिफ करवाई गई थी जिसके बारे में कहा गया था कि आप खुद ही अपने मीटर की पिक्चर लेकर उस ऐप पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई लाइनमैन से शिकायत है कि वो ओवर बिलिंग कर देते हैं या किसी और के मीटर की पिक्चर आपके इसके साथ लगा देते हैं, पैच कर देते हैं, तो ऐसा मामला भी कोशिश की जा रही है। ग्रेजुअली कीमतों में भी कमी आनी चाहिए। बहरहाल नया फॉर्मेट तमाम तबकों के सार्फिन के लिए ज़्यादा काबिल फ़हम बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की नाज़रीन बात करते हैं, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त की पहले बात होगी और वो है अमेरिका और ईरानी सदर ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत तो कर दिए हैं और बतौर सालिस इसकी तौसीक कर दी है हमारे वज़ीर आज़म ने। तो अमेरिका और ईरान ने वक्त से पहले ही जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अब देखना यह है कि तेहरान की भी तस्दीक सामने आई है। स्विट्ज़रलैंड में मुतवक्की जो मुलाकात है इस हवाले से हतमी फ़ैसला भी जल्द कहा जा रहा है कि सामने आ जाएगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी किसी भी वक्त रख्ते सफ़र बांध सकते हैं, उससे मुतल्लिक भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसके बाद फिर बात होगी मौसम की। मानसून सीज़न का आगाज़ जुलाई के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। महकमे मौसमियात की तरफ से ये बता दिया गया है और ये भी बताया गया है कि साल 2026 का मानसून तबाहकुन हो सकता है। पहले ही इस वक्त गर्मी शिद्दत से पूरे ज़ोरों के साथ, सूरज जो है अपनी आबोताब के साथ गर्मी का इस वक्त दौरा जारी रखे हुए है, लेकिन मानसून जो है वो इससे भी ज़्यादा कहा जा रहा है कि ख़तरनाक इस बार हो सकता है। माहिरीन की राय क्या है ये आप तक पहुँचाएँगे और फिर बात करेंगे। आज दुनिया भर में पिकनिक मनाने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। क्या पिकनिक की रवायत लोगों को कुदरती माहौल से जोड़ने में किरदार अदा कर सकती है? वैसे भी आजकल समर वेकेशंस हैं बच्चों की, बहुत से लोग पिकनिक मनाने के लिए अपने बच्चों के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर रहे हैं। अपने हिफाजत को मलूज़ खातिर रखिए और जो भी SOPs हैं हुकूमत की तरफ से, गाइडलाइंस आती हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इस पर बात करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है पिकनिक पे जाना, पिकनिक मनाना। इसके अलावा आज ही के प्रोग्राम में नाज़रीन ये भी बात करेंगे कि विटामिन C से भरपूर कद्दू कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर मुतवाज़न रखने के लिए मुफीद है। माहिरीन ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, और कद्दू का रायता आपके खाने में 4 चांद लगा देता है। और हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम तो ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा सब्ज़ी है, क्योंकि हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी थी ये कद्दू, और इसलिए इसे कद्दू शरीफ भी कहा जाता है। तो इसकी अफादियत क्या है, सेहत के लिए कितना मुफीद है गर्म मौसम में ख़ास तौर पे, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अमेरिका ईरान मुतवक्के मुआहदे के बाद तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान देखा जा रहा है, लेकिन आवाम ये कह रही है कि भाई डू मोर। आवाम ये कह रही है कि ये कमी काफ़ी नहीं है, क्योंकि जितना इजाफा हुआ है उसमें कमी भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। और सवाल फिर यही है कि क्या पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो कितनी कमी वाक़ई हो सकती है। तो ये सारे अहम मौज़ूआत
आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, जिसमें पाकिस्तान जो है वो कलीदी किरदार अदा कर चुका है। पाकिस्तान का किरदार तारीख़ में लिखा जा चुका है, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, या फिर हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ही क्यों ना हो। सब ने जो भाग दौड़ की है, सब ने जो कोशिशें की हैं, नाक़दीन तनकीद करते रहे कि भाई पाकिस्तान इतना ज़्यादा बढ़ बढ़ के क्यों इसमें कोशिशें कर रहा है। बहुत से लोग नाक़दीन अभी ये कह रहे थे कि जी भाई कतर ने ये सिलसिला शुरू किया था मुज़ाकरात का, तो ये कतर का जिक्र क्यों नहीं है मफाहमती यादाश्त में या इस एग्रीमेंट में। तो कतर ने खुद कह दिया कि भाई बराह रास्त जो सालिस है वो पाकिस्तान है। तो तारीफ़ तो वो होती है जो नाक़दीन भी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सर पर यह सेहरा सज चुका है, लेकिन ये कितना देरपा होगा, कितना मुस्तकिल होगा, इस पर बात करते हैं। असद हसन साहब सहाफ़ी हैं, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद। असद भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। बहुत ही मस्बत पेशरफ्त है और ढके छुपे लफ्ज़ों में थोड़ी सी धमकियाँ तो डोनाल्ड ट्रंप दे देते हैं, वो उनका रिवायती अंदाज़ भी है। दबाव उनके ऊपर बहरहाल इजराइल का, गो के काफ़ी ज़्यादा तनाव और तलखियाँ पैदा हो चुकी हैं नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में। इस हालिया जो इस वक्त इख्तिलाफ सामने आया है ईरान जंग को लेकर, लेकिन इसके बावजूद एक खदशा स्पॉइलर की सूरत में तो है। ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि वो बराक ओबामा की तरफ से किए जाने वाले जो मफावती मुआहिदा था उससे ज़्यादा बेहतर होगा, तो क्या इसको वो साबित कर पाएंगे? क्योंकि इस ताज़ा मुआहिदे के अंदर तो एक प्रेशर ये भी है कि उन्होंने अमेरिका की तरफ से ईरान की जो लीडरशिप थी उन्हें निशाना बनाया और फिर एक जंग की सी कैफियत, और उस जंग को रोकते हुए ये मुआहिदा, और उसके बाद फिर 60 रोज़ के अंदर बहुत से मामला तय पाने हैं। तो इस बात को वो यकीनी बना पाएंगे और वो अमली तौर पे उसको साबित भी कर पाएंगे कि ये उस मुआहिदे से बेहतर है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, ज़ाहिर है इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी होगी जिसका ताल्लुक बराह रास्त सिर्फ अमेरिकन ऑडियंस और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ है। प्रेसिडेंट बाराक ओबामा और अमेरिका में ये रिवायत भी है कि वो ज़्यादातर इश्यूज़ पे साबिक से दूर नहीं बोलते, साल में 1-2 बार ही कभी आपको वो नज़र आएंगे। तो उन्होंने ऑलरेडी ये कहा था कि मुझे शक है कि ये शायद 2015 से बेहतर मुआहिदा ना हो, और इस मुआहिदे की जब आउटलाइन सामने आई है तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि ये मुआहिदा कतन 2015 से बेहतर नहीं है। अब जो फौरी रिएक्शन है दो नौइयत का है। प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनके जो सपोर्ट करने वाले मीडिया आउटलेट्स हैं, वो ये समझते हैं कि सर ट्रंप का एक ही मकसद था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन सके, और उसको उन्होंने एश्योर कराया है। और सदर ट्रंप इसके साथ साथ ये सख्ती से ये तंबीह भी कर रहे हैं कि अगर ईरान ने कभी न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की या न्यूक्लियर वेपन्स किसी और मुल्क से लेने की कोशिश की, तो फिर उस पर बमों की बरसात होगी और उसको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो उससे उनका मुराद ये है कि वो अपनी ताकत के मरकज पे खड़े होकर उन्होंने ईरान के साथ डील की है, ये तो इनके सपोर्ट में है। लेकिन अगर हम उनके इस रिएक्शन में जाएं जो यहाँ पे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का आ रहा है, या इवन कुछ रिपब्लिकन्स जो कि गैर उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो ये समझते हैं कि इस मुआहिदे से पहले ही, यानी हतमी मुआहिदे से पहले ही ईरान को वो कंसेशंस दे दी गई हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसके लिए फंड्स बनाने की, फंड कायम करने की बात हो रही है, उसके लिए वेवर है, उसको अपना तेल बेचने, तेल फरोख्त करने की इजाजत है। इस वजह से उनको तनकीद का सामना है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बजाते खुद भी जब ये कहा है कि अगर ये डील ना होती तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर पूरी दुनिया के लिए थे। पेट्रोल की प्राइसेस उस लेवल पे जाती हैं कि जहाँ पे उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। इसके तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उस तमाम तनकीद पे नजर रखे हुए थे, और वो तनकीद या वो जो एनालिसिस था, जो क्रिटिकल था, वो किसी हद तक, बल्कि काफी हद तक दुरुस्त था, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि ये फैसला जंग में जाने का भी ठीक नहीं है, और जंग से जिस तरह अब निकलना पड़ेगा, हर सूरत निकलना है, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो बहुत सारे लोगों के नजदीक ये सरेंडर है अमेरिका के नज़दीक, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप तो इसके विक्टोरियस के तौर पे बाहर आए हैं। तो असद भाई, वो खुद डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहते हैं, यकीनी तौर पे अमेरिकी अवाम भी शऊर रखती है, उनके नाक़दीन भी ये सब कुछ देख रहे हैं, उनके इत्तेहादी वो भी सब कुछ ये देख रहे हैं, और इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा दबाव भी था इन्हीं तमाम सर्कमस्टांसेस की वजह से अमेरिका के ऊपर। तो इसके सियासी असरात आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो जिस तरह से आपने भी कहा कि ईरान अपनी शरात पर ये तमाम चीज़ें मनवा रहा है, और ऐसा लगता नहीं है कि अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो अमेरिका ये चाहेगा कि दोबारा से इस जंग का आगाज़ हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक फेस सेविंग उन्हें मिल सकी है इस मुआहदे की सूरत में। तो इसके असरात आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? और अल्टीमेटली मिड टर्म इलेक्शन जो है वो खैर आफियत आपको लगता है कि वो गुजार पाएंगे?
देखिए, हम किसी एनेक्डोटल एग्ज़ाम्पल में तो नहीं जाएँगे। ताज़ा तरीन जो सर्वेज़ हैं, वो ये साबित करते हैं कि प्रेज़िडेंट ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है, वो कम हुई है। प्रेज़िडेंट ट्रंप के बारे में मेजॉरिटी ये समझती है कि ईरान जंग हो या इवन दीगर अमूर, जिसमें मईशत, हालाँकि प्रेज़िडेंट ट्रंप का ये एक स्ट्रॉन्ग पहलू समझा जाता है कि इलेक्शंस होंगे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने सपोर्टर्स को या जिन 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 कैंडिडेट्स को प्राइमरीज़ के अंदर तो ये दुरुस्त है कि वो जिन कैंडिडेट्स को बैक कर रहे हैं, मेजॉरिटी उनमें से जीत रही है। लेकिन क्या वो हतमी इलेक्शंस के अंदर प्राइमरीज तो अपनी पार्टी का वोटर जाके उनको वोट डालता है। सो दैट मीन्स कि अपनी पार्टी पे तो उनकी ग्रिप है, लेकिन 10 से 15% वोटर जो रिपब्लिकन है या जो स्विंग वोटर था, उसकी सपोर्ट प्रेज़िडेंट ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए कम हुई है। अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है नवंबर के इलेक्शन में, तो ज़्यादा इम्कान होगा कि उनके लिए मुश्किलात पैदा हों और जो कहा जा रहा है कि जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, वो फिर ज़्यादा शायद कामयाब ना हो। डैमेज हो चुका है बहुत कुछ। अच्छा, नेतन्याहू और इजराइल बराह रास्त चूँकि इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, गो कि उन्हीं के कहने पर ही अमेरिका की तरफ से इस जंग का आगाज़ किया गया था। आपको लगता है कि ऑप्शंस ये मौजूद हैं कि छेड़खानी हो सकती है और इस स्पॉइलर के तरफ से ऐसा कोई इकदाम अमली तौर पे हो सकता है? क्योंकि अमेरिका ये मुसलसल कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि अगर अब नेतन्याहू को शरारत करते हैं या जारियत का मुजाहरा करते हैं लबनान के ऊपर या इस खत्ते में या ईरान के ऊपर बराह रास्त, तो वो ख़ुद को ईरान के ख़िलाफ़ तनहा पाएंगे। तो क्या ये बयानात की हद तक है या अमली तौर पे भी माली और जो अस्करी इमदाद है अमेरिका की तरफ से वो खींच ली गई है, रोक ली गई है और वाकई में नेतन्याहू के पास ऑप्शंस अब बाकी नहीं रही? देखिए, इस डील के फ़ौरन बाद इवन जो प्रो नेतन्याहू एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इवन लॉबिंग करने वाले लोग हैं या रिपब्लिकन्स पार्टी के अंदर उनकी सपोर्टर मौजूद हैं, वो एलानिया तौर पे इस डील की मुखालफत नहीं कर सके हैं। तो ये भी नेतन्याहू के लिए एक सेटबैक है। क्योंकि कौन पीस डील को जो है वो निग्लेक्ट करेगा या उसकी उस पे तनकीद करेगा, ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जब अमेरिका उसकी बहुत बड़ी कीमत दे रहा है, तो ये आसान नहीं है। सो ये भी उनके लिए एक सेटबैक समझा जा रहा है। अब जहाँ पे आपने जैसे जिन खदशात का इज़हार किया कि वो स्पॉइलर हो सकते हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अमेरिका की अगर हिमायत ना हो, तो ईरान के खिलाफ इसराइल किसी बड़े एडवेंचर में या मिस एडवेंचर में नहीं जाएगा। ये तो दुरुस्त समझा जाता है कि जो इसराइल की कैपेसिटी है, वो ये भी साबित हुई है कि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या टैक्टिकल स्ट्राइक्स हों, इसराइल वहाँ पे बड़ा मशाक है, उसके पास बेहतर एबिलिटी है। लेकिन अगर वो इस तरह फुल स्केल वॉर की बात हो, तो ईरान को अगर वो अमेरिका की मदद के साथ मिलके भी डिफीट नहीं कर सका, तो अकेले जाना किसी बड़े रिस्क से खाली नहीं होगा। और सेकंडली, इस डील के फौरन बाद इसराइल के अंदर से जो मैं अखबारात देख रहा था और वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की राय सुन रहा था, वो ये समझते हैं कि अब इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट जो है, वो नेतन्याहू को पर्सनली देना पड़ेगी। आप सबको मालूम है कि उनके ऊपर करप्शन के चांसेस हैं, उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है, वो एट स्टेक है। और इवन यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिसमें अमरीकी सदर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसराइली प्रेसिडेंट से कह के उनके लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त कर रखी है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। और अगर वो इंडेमनिटी ख़त्म हो जाती है, वो इलेक्शन लूज़ कर जाते हैं, तो उनके लिए आगे चल के और बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो इसराइल प्रेसिडेंट, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बात है, वो कर सकते हैं अल्टीमेटली ये कोशिश, क्योंकि फौरी रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन ये कहा गया है कि इसराइल ईरान के बारे में अपने मौक़िफ़ पे कायम है। मौक़िफ़ पे कायम रहने में किसी को कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप एक फ़ैसला ले चुके हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ये खुद ये मान रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ फिर बहुत बाकी दुनिया के लिए होती है। अगर ये जंग आगे बढ़ती, फिर ये कई हफ्तों और शायद कई महीनों या शायद 2 साल तक मज़ीद तवालत इख्तियार कर सकती थी और इसके फिर बहुत ज़्यादा नुकसानात थे, अमेरिका के लिए भी और सब के लिए। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की हिमायत के बगैर कोई बड़ा छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे लेबनान में हिज़्बुल्लाह है, उस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, इसके बावजूद कि यहाँ पे लेबनान को फ़रीक बनाया गया है। आगे चल के दूसरा पॉज़िटिव पहलू ये है कि जेडी वैंस से मंसूब एक इसराइली अखबार के अंदर ये स्टेटमेंट है कि आगे चल के ये पॉसिबिलिटी है कि इसराइल भी इसका हिस्सा बन जाएगा और अमेरिका अच्छा। ज़ाहिर है वो उस मुल्क को कवर तो करेगा कि अमेरिका ये समझता है कि ईरान की सिक्योरिटी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू भी अच्छे बंदे हैं, बस थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। सो उससे ये लगता ये है कि बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी तरह से अपना फैसला एनफोर्स किया है और अल्टीमेटली उनको तस्लीम करना पड़ेगा। तो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का साथ छूट जाने और ईरान से शिकस्त के जो आलमी सुबकी उठाई है नेतन्याहू ने, आपको लगता है कि उसका इक़्तिदार का भी ख़ात्मे का आगाज़ हो रहा है और उसका इक़्तिदार का वक्त गिना जा चुका? अपेरेंटली
यस, जो तजज़िये आ रहे हैं, जो तबसरे आ रहे हैं, उसके मुताबिक यस, क्योंकि उनको भी मुश्किल वक़्त का सामना है। और अगर आप डिप्लोमैटिक फ्रंट पे देखें, जब से ये अब्राहम अकॉर्ड की बात हुई थी, आपके उस खित्ते के अंदर यूएई एक बड़ा सपोर्टर था। यूएई भी अब वापस बैक टू तेहरान वो अब देख रहा है कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। जैसे कि हम सब ये पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके प्रोग्राम्स में कह भी रहे हैं कि जब भी ये वॉर खत्म होगी, किसी भी सूरत में, डील की सूरत में ईरान का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ेगा। और अब ईरान के लिए एक और मौका है कि वो पहले तो उसने अपनी मिलिट्री पावर जो है वो शो की है। अब उसके बाद वो डिप्लोमेसी के ज़रिए अगर वो यूएई, कतर और बहरीन और इस तरह की जो दीगर ममालिक बशमूल सऊदी अरेबिया के, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि दूसरी तरफ से भी ऐसी ख्वाहिश नज़र आ रही है, एक ऐसी इंस्टिंक्ट नज़र आ रही है कि अब हमने ये तय कर लिया है या हमने देख लिया है कि अमेरिका के सिक्योरिटी के बावजूद हम सिक्योर नहीं थे। तो अब इसका मतलब ये है कि ईरान को ज़बरदस्ती ताकत या क़ुव्वत के ज़रिए ना तो वहाँ पे रिजीम चेंज हो सकता है, ना उसकी पॉलिसी चेंज हो सकती है। तो बेहतर है कि अब ईरान के साथ दोस्ताना मरासिम और ताल्लुकात कायम किए जाएँ। सो मेरा ये ख़्याल है कि अगर मिडल ईस्ट का जो रीजन है, खलीजी ममालिक हैं, वो भी टिल्ट करते हैं तेहरान की जानिब, तो ये इसराइल के लिए एक और बड़ा सियासी दचके के साथ-साथ एक सिफारती दचका भी होगा। और मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका इसमें फोर्स करेगा कि ईरान के साथ ताल्लुकात ना बनाए जाएं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये कह चुके हैं कि अब इसके बाद ईरान तो ट्रेड भी कर सकता है, अपना ऑयल भी फरोख्त कर सकता है। और ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस डील के ऊपर भी, इस डील के पस मंजर में, कि देखें ना तो ईरान को डिसमेंटल किया गया, ना ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उनको अबैंडन किया गया है इसके जरिए, बल्कि उनको सिक्योर किया गया है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, शील्ड दी गई है इसके अंदर। तो ये ईरान की एक सिफारती कामयाबी भी है जो उसके असर और नफूज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है उस रीजन के अंदर। अच्छा, अभी एमओयू जिसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर हुए हैं फ़रीक़ैन के, उसमें क्या नुकात हैं, क्या अहम चीज़ें दर्ज की गई हैं, और उसके बाद जो 60 रोज़ का वक्त होगा उसमें क्या क्या चीज़ें तय होनी हैं, वो कितना क्रिटिकल टाइम फ्रेम होगा, और उसमें दोनों एक दूसरे को किन किन चीज़ों के हवाले से आजमाएंगे, या फिर उस पर दारोमदार होगा कि ये देरपा और मुस्तकिल अमन की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। जी, ये जो अगले 60 दिन होंगे, ये डेफ़िनेटली बहुत क्रिटिकल होंगे। इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आएँगे। कभी-कभी आपको लगेगा कि ये जो बुनियादी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, शायद ये रिवर्स हो जाए, ये चैलेंज हो जाए या ये कामयाब ना हो। तो उसमें बहुत ऊँच-नीच आएगी। लेकिन कंसीडरिंग इस पिछले 3 महीने की जो एक फ़ौजी कोशिश रही है, क़ुव्वत के इस्तेमाल की, उसकी जो नताइज अमेरिका के सामने आए हैं, तो मुझे लगता है कि अमेरिका भी फ्लेक्सिबल होगा कि गुफ्तगू अगर 60 दिन में मुकम्मल नहीं होती, तो 60 दिन को मज़ीद तौसीह दी जाए। बेसिक मेमोरेंडम के अंदर भी है। लेकिन बातें वही 2 मेजर हैं। अब नाए हुर्मुज़ तो इस जंग के बाद एक मसला खड़ा हो गया। इसमें ये तस्लीम किया गया है कि 60 दिन तक इस ईरान जो है, वो वहाँ पे उस पे कोई टोल, कोई टैक्स नहीं लेगा, कोई फ़ी नहीं लेगा। दैट मीन्स कि ईरान के लिए तो ये गुंजाइश रख दी गई है कि 60 दिन बाद वो ले सकता है। अगरचे मेरा ज़ाती ये ख़्याल है कि ईरान के लिए ये आसान नहीं होगा कि वहाँ पे वो फ़ी सप्लाई करे, इंटरनेशनल वाटर्स हैं। और फिर अगर उसके ओमान के साथ कॉन्सिक्वेंसेज़ होते मिलके हैं करें तब महँगाई भी के नहीं लिए। होगा। देखिए, अगर वो 2 कंट्री मिलके भी वहाँ पे करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि बाकी भी मुल्कों के से जहाँ से चीज़ें गुज़र के जाती हैं, तो फिर आम आदमी, दुनिया का जो इनहैबिटेंट्स हैं जितने, उन सबको कीमत अदा करना पड़ेगी, उस टैक्स की। तो आप कोई चीज़ शिप कर रहे हैं कि 4 जगहों पे टैक्स दे के आ रहे हैं, आपने चाइना से मंगवाई है, आपने सिंगापुर से चीज़ें ली हैं, अमेरिका पहुँच रही हैं, 4 जगह टैक्स दिया है, तो कीमत बढ़ जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि अल्टीमेटली फिर वहाँ जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में आ जाएगी, यूरोपियन, इवन रशियन और चाइनीज़ कम्युनिटी, वो भी इसको एंडोर्स नहीं करेंगे। सो इम्कान ये है कि ईरान भी उससे पीछे हट जाएगा। लेकिन फ़िलवक़्त ईरान ने अपना, ये कहना चाहिए कि एक नफ़सियाती जो हरबे के तौर पे जिस टूल को इस्तेमाल किया था अपना हुर्मुज़ को, उसमें वो कामयाब रहा है। सो अभी तो खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका ने अपना वहाँ से जो ब्लॉकेड है वो हटाना शुरू कर दी। हालाँकि ये कहा गया था कि वो कुछ दिनों के अंदर उसको हटाना शुरू करेंगे, तो वो हटाना शुरू हो गई है। तो ये अच्छे साइन्स है, फौरी तौर पे अमल दरामद उस पे शुरू हो गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको ट्वीट किया है। अलबत्ता जी। एक चीज़ अब समझ से थोड़ा बाहिर है, क्योंकि अब देखें ये हेड ऑफ स्टेट के लेवल के ऊपर ना सिर्फ डिजिटल कॉपी साइन हुई है, बल्कि पेपर कॉपी भी साइन हो गई है। तो जी। अब जो पहले कहा गया था कि जिनेवा में फ्राइडे को एक सिग्नेचर की सेरेमनी होगी, सो क्या अब वो होगी या नहीं? आपने नोट किया होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया जिसमें पहले ये लिखा गया था फ्राइडे के रेफरेंस में, फिर उन्होंने फ्राइडे वाला एलिमेंट निकाल दिया। तो उसपे थोड़े से शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। लेकिन एक सोर्स से ये बात सामने आ रही है कि ये सेरेमनी स्टिल होगी और वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है
क्योंकि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना है और पाकिस्तान का जायज़ तौर पे जो क्रेडिट और रिवार्ड बनता है, उसको एक्नॉलेज करना बनता है। तो ये मुमकिन है कि फिर उस तकरीब में जेडी वैंस शरीक हों और वहाँ से स्पीकर जो ईरानियन असम्बली के हैं कालिबाफ साहब, वो वहाँ पे मौजूद हों या ईरानी वज़ीर ख़ारिजा वो मौजूद हों। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक थोड़ा-सा उसके ऊपर कहना चाहिए कि कुछ शैडोज़ आए हैं कि नोबडी इज़ सर्टेन कि आया अब फ्राइडे को वो तकरीब हो रही है या नहीं। ठीक है। और ये भी कोई खबर आई इस बारे में कि क्या उसमें इस्लामाबाद का या पाकिस्तान का भी तस्करा होगा जो ये एग्रीमेंट होने जा रहा है? हार्सिस माउथ से तो ऐसा कुछ मेरे सामने नहीं आया। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के ही मीडिया को अगर देखें, तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस अकॉर्ड को इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जाएगा। पाकिस्तान का तज़किरा इस सेंस में ज़रूर है। प्रेज़िडेंट ट्रंप ने आज भी वहाँ पे कहा है कि और तारीफ़ की है पाकिस्तानी लीडरशिप की, पाकिस्तान के किरदार की। जी। तो ये तो ख़ैर मैं मेरी एक लम्हे के लिए इसमें गुज़ारिश ये है कि मैं कहता हूँ जी अकॉर्ड में नाम भी ना हो। शुक्रिया भी अदा ना करे, तो जो चीज़ दुनिया के सामने है, बिल्कुल कौन ठीक इसको बात। नेगेट कर सकता है कि जंग के दहाने पे खड़े हुए 2 मुल्क एक न्यूक्लियर वॉर, पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर वॉर को टालने में इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का इतना बड़ा किरदार है, पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी क़यादत का। तो अगर मैं कहता हूँ कि उसको एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल दुनिया सही का बात है। हर इंसान जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखता है इंटरनेशनल अफ़ेयर्स के अंदर, वो जानते हैं कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसमें क्या किया है। अच्छा, असद भाई, कहा तो ये जाता है कि नेतन्याहू की तरफ से जो मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो वाइट हाउस आए और उसके बाद उन्होंने एक ब्रीफिंग दी, उन्होंने कायल किया कि ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, पूरा प्लान दिया गया और उन्होंने कायल कर लिया। लेकिन ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि जो टिल्ड है, ये जो अपने ख्यालात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो खुद भी ऐसा कहीं ना कहीं चाहते थे और अल्टीमेटली ऐसा करने के बाद, जंग छेड़ने के बाद उनको लगा कि ये मिसकैलकुलेट हो गया मामला। इस चीज़ के कितने ख़दशात हैं कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में वो अपनी जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लेते हैं, अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं, तो फिर दोबारा से वो जो टारगेट अचीव नहीं हो पाया उसको दोबारा से पूरा करने की कोशिश की जाए? जुनैद, आई विश कि मैं इसका जवाब देता कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन कंसीडरिंग प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक तबाह है और जिस अंदाज में वो जो उनका डिसीजन लेते झुकाव भी हैं, है ज़ायनिस्ट कोई लॉबी के साथ। और इसको हम बिल्कुल खारिज इम्कान तो करार नहीं दे सकते। बल्कि ये लगता है कि हाँ, अगर उससे पहले ईरान को कंसेशंस मिल जाती हैं, ईरान के लिए कुछ फंड्स रिलीज हो जाते हैं या फिर ईरान के लिए वो फंड कायम हो जाता है जिसमें अमेरिका कह रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, लेकिन 300 बिलियन डॉलर वो भी इस जी। जंग में ईरान को होने वाले नुकसान के अजाले के तौर पे, और वो एक रीजनल कंट्रीज यानी अमेरिका की हिमा पे या अमेरिका के बिहाफ पे यूएई पैसे जी। देगा, कतर पैसे देगा, बहरीन पैसे देगा, सऊदी अरेबिया पैसे देगा। अगर ये होना शुरू हो जाता है तो फिर इसका इम्कान नहीं होगा कि ये जंग दोबारा शुरू हो, क्योंकि ईरान ने ये प्रूव कर दिया है। और दूसरा, इस जो एमओयू साइन हुआ है, ईरान के जो मिसाइल स्टॉक पाइल्स हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई कि उनको कंटेन करना है। यूरेनियम पे जो बात हो रही है, वो बिल्कुल आगे सही, चल जो के उनके अगले 7 सर्वाइवल दिन की में सबसे होगी। बड़ी वजह बने। एग्जैक्टली और बाज इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने शायद किसी हद तक, अगर उसने न्यूक्लियर वेपन नहीं भी बनाए, तो उसकी कैपेसिटी ऐसी है कि वो 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर चीजों को ऐसे कंबाइन कर सकता है, जो उसके पास ऑलरेडी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, कि उसको वो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत में ढाल सकता है, भले वो इंटरनेशनल वो मुआहदा कर भी दे। तो ईरान भी ऑफ कोर्स बहुत विजिलेंट रहेगा कि उसके साथ किए गए जो वादे हैं उन पे कितना अमल दरामद किया जा रहा है। अमेरिका भी बहुत विजिलेंट होगा कि ईरान ने जो वादे किए हैं उसकी इंस्पेक्शन का कोई एक मैकेनिज्म अगर ऐसा बनता है कि जिसमें आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो फ्रीली ईरान के अंदर मूव करते हैं, और जी। इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलखसूस अमेरिका को ये रिपोर्ट दी जाती है कि ईरान अपने वादे की पासदारी कर रहा है, तो इसके आगे चल के इम्कान नहीं है, क्योंकि ईरान ने अपने आप को एक मिलिट्री पावर शो किया है, और इस मिलिट्री पावर के की वजह से जो नुकसान हुआ है अमेरिका को सिफारती तौर पे भी, क्योंकि खलीजी ममालिक के अंदर उसकी जो बेसिस हैं और वहाँ पे जो ट्रस्ट है उसमें डेफिसिट का सामना करना पड़ा है अमेरिका को, तो इसलिए शायद ना हो। और इस दौरान इसका मतलब ये है कि ईरान भी अपने मिसाइल बनाना तो तर्क नहीं करेगा, मिसाइल पे तो कोई पाबंदी लगाई नहीं जी गई, हाँ। तो ईरान के पास तो ऑलरेडी, उसने तो कभी ये साबित भी नहीं होने दिया कि मेरे पास जो स्टॉक पाइल्स हैं वो कम हो रहे हैं, बल्कि अमेरिका से हमें ये खबरें मिली हैं कि बिल्कुल। अमेरिका ने चाइना को कंटेन करने के लिए इंटरसेप्टर्स। जितना वेपन तैयार कर रखा था उसका हाफ इस्तेमाल हो गया है यहाँ जी पे। हाँ। तो ईरान के बारे में तो अभी कोई ऐसे अंदाजे नहीं है।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। असद हसन साहब सहाफ़ी हम मौजूद थे और यकीनी तौर पे एक बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया। पाकिस्तान का तस्करा अगर इस मुआहदे में हो, इस्लामाबाद का तस्करा इसमें हो तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तब भी पूरी दुनिया इसकी गवाह है, इसकी शाहिद है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ सारसी का किरदार अदा किया बल्कि एक दूसरे को कायल भी किया। दोनों फ़रीक़ैन जो कि जंग के दहाने पर थे, ना सिर्फ जंग के दहाने पर थे बल्कि जंग में मुब्तला भी थे और तीसरी जंग अज़ीम के ख़दशात का इजहार किया जा रहा था, किसी न्यूक्लियर वॉर में ये तब्दील ना हो जाए। तो दोनों को कायल करना, दोनों को एक मेज़ पर लेकर आना और उसे मुआहदे की शक्ल देना यकीनी तौर पर एक बड़ी अचीवमेंट है। और बहरहाल जो इजराइल का किरदार है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस भी दबाव के तहत या अपनी सोच में तब्दीली के तहत ये कोशिश कर रहे हैं, ये मुस्तकिल अमन की शक्ल इख्तियार करे। उम्मीद यही की जा रही है कि जिनेवा में कल ये मुज़ाकरात होंगे और 60 दिन का जो वक्त है वो बहुत ही अहम होगा, लेकिन अगर तातुल भी आता है तो जल्द ही ये मुआहिदा जो है वो अपनी शक्ल इख्तियार करेगा। दीगर इशूज़ भी है नाज़रीन आज के प्रोग्राम का हिस्सा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे मौसम क्या तेवर दिखा रहा है, मानसून का आगाज़ भी होने जा रहा है, कितना ये शदीद हो सकता है इस बार, इस पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर से ख़तरे की घंटी बजा दी है। वैसे तो ये हमारे लिए रिलीफ भी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़ोरों से पड़ रही है और प्री मानसून के आगाज़ के साथ ही कहा जा रहा है कि बारिशें शुरू हो सकती हैं, बल्कि लाहौर में तो कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों में भी मौसम चेंज हो सकता है और बारिश के इम्कान का इजहार किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात आतिफ इरशाद साहब हैं और वो ये बताते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस रहे हैं और लाहौर में भी मौसम तब्दील होने और बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन जो बात ख़तरे की है वो ये है कि बाज़ जगहों पे कहा जा रहा है कि बारिशें और फिर उसके बाद सैलाबी सूरत हाल के बायस हीट वेव के जो खदशात हैं उससे तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बायस जो मौसमी वबाई अमराज होती हैं वो फूट सकती हैं। तो इससे किस तरह से हमने निपटना है, क्या क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, मरियम शबीर साहबा माहिर मौसमियाती तब्दीली हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। तो माहिरीन की तरफ से कहा जा रहा है कि जी जुलाई के पहले हफ्ते से ही प्री मानसून का आगाज़ हो जाएगा और कहा जा रहा है कि इस बार मानसून का सीज़न तबाहकुन हो सकता है। तो हमें घबराने की ज़रूरत है या फिर होमवर्क बेहतर किया जाए ताकि अच्छे से गुजर सके और उसको किसी तबाही में तब्दील ना होने दिया जाए? जी, देखिए इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं और जो एल नीनो की कंडीशंस हैं उसके मुताबिक तो जो आपकी मॉनसून है जो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है वो आपकी मामूल से कम बारिशें होंगी और वो भी आपके ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जो है वो ज़्यादा बारिशें होंगी, जितने आपके केपी के कुछ इलाके आते हैं, सदरन पंजाब में कुछ हैं, फिर आपके गिलगित बल्तिस्तान चित्राल वाली साइड पे इलाके हैं, ये सारे आपके जो है वो ज़ेरे आब आने के ख़दशा है, वहाँ पे ज़्यादा बारिशें जो है वो आपकी हवाएं वहाँ एंटर हो रही होंगी। तो लेकिन जो अभी जो इस वीक की आप सिर्फ बात करें, अगर 20 जून तक की हम बात करें तो उसमें आपके जो है वो पंजाब के भी कुछ इलाके शामिल हैं और हमारा जो ज़्यादा प्रॉब्लम है जो शहरी इलाकों में ख़ास तौर पर होता है, पर्टिकुलरली अगर मैं पंजाब की बात करूँ या शहरों की बात करूँ, इस्लामाबाद वगैरह में जो आजकल बारिशें होंगी उसमें आपके NDMA के मुताबिक अर्बन फ्लडिंग हो सकती है और अर्बन फ्लडिंग का जो है वो ताल्लुक़ इस चीज़ से नहीं है कि आपकी बारिश ज़रूरत से मामूल से ज़्यादा होगी, बल्कि इसका ताल्लुक़ आपकी जो है वो जो बरसाती नालों के ऊपर जो आपकी कंस्ट्रक्शन इलीगल हुई है, चूँकि बारिश का पानी कहीं गुजरने का रास्ता नहीं है और कंक्रीट इतना ज़्यादा आपका प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से कि पानी ग्राउंड में एब्जॉर्ब होने के रास्ते भी नहीं हैं, तो इस वजह से आपकी अर्बन फ्लडिंग के ख़तरात जो है वो इस हफ्ते हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल जुलाई में जो है वो ज़्यादातर जो आपके प्रॉब्लम्स होंगी वो नॉर्दर्न एरियाज़ में होंगे और आपके जो लैंड स्लाइड है उसकी वजह से, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है वो पाकिस्तान में एशिया को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। एफॉरेस्टेशन का रेट कम है, दरख्त लगाने का रेट कम है और दरख्तों की कटाई का जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें टिम्बर माफिया भी आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ये आपके फैक्टर सारे ऐसे हैं जो मैं आपको गिनवा रही हूँ, वो गवर्नेंस रिलेटेड आपके चैलेंजेस ज़्यादा हैं या आपके गवर्नेंस के प्रॉब्लम है, आपकी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन आपकी प्रॉपरली नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपके जो कोई भी इस तरह की आफत आती है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ट्रिगर्स होते हैं वो आपकी मज़ीद एग्रीवेट हो जाती है आपकी पॉलिसीज़ और गवर्नेंस की फेलियर्स की वजह से। तो ये बैड मैनेजमेंट है या ये जो गलत प्लानिंग है उसके असरात अल्टीमेटली आवाम को भुगतने पड़ते हैं और इसको नेशनल डिज़ास्टर कह दिया जाता है, नेशनल डिज़ास्टर के तौर पे इसको कहा जाता है कि जी इससे निपटना तो मुमकिन ही नहीं है। तो क्या कोई बेहतरी या ख़ुद अब ये जो बिगाड़ पैदा हो चुका है, ये जो हमने दरियाओं नालों के रास्तों में हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं, ये तो बन चुकी, अब इनको गिराना पड़ेगा या कोई और हल भी है इसका?
जी देखिए प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ तो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं बन चुकी हुई हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे शहर हैं, जो हमारे इलाके हैं मुख्तलिफ, उनको जो है वो रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। आपके जो मास्टर प्लान आपके हर शहर के हुआ करते थे, उनको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। पानी के लिए रास्ते बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी को आप रास्ता जब देंगे तो बन जाएगा। ख़ासतौर पर शहरों में तो ऑल्टरनेट रास्ते भी आप पानी के बना सकते हैं, लेकिन जो दरियाएँ हैं, जो दरियाओं के ऊपर इलीगल तजावुज़ात हैं, उनको देखना पड़ेगा, उनको रिविज़िट करना पड़ेगा और शायद गिराना भी पड़े, क्योंकि दरिया तो अपना रास्ता नहीं भूलता है। वो 10 साल भी आएगा, जैसे कि पिछले साल हमने पंजाब में देखा भी कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो 10 साल के अरसे में जो है वो वहाँ पे पानी नहीं आया, तो लोगों को लगा कि अच्छा वहाँ पे सैलाब आ ही नहीं सकते, और पिछले साल जो है वो नेचर ने अपनी जगह क्लेम की। तो जो रेस्टोरेंट्स और इस तरह की जगह हैं उनको तो डेफिनेटली गिराना चाहिए, जो दरियाओं के ऊपर से, क्योंकि वो ना सिर्फ आपके सैलाब के दौरान जो है वो ख़तरात का सबब बनते हैं, बल्कि पोलूशन भी क्रिएट कर रहे होते हैं। पूरा साल जो है वो जितना कचरा आपका होता है वो इन्हीं दरियाओं के अंदर हम फेंक रहे होते हैं, चाहे वो होटल्स हैं या चाहे हम एज टूरिस्ट हम इन जगहों पे जा रहे हों। हम कचरा जो है वो बिल्कुल सिविक सेंस हम लोगों में नहीं है, तो डेफिनेटली उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप देखें कि जो एफॉरेस्टेशन है, जिसमें आपको इंडिजिनस जो मकामी दरख्त हैं उनको लगाने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ जो आपका फॉरेस्ट लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आपके जो बाकी आपकी जो अर्बन प्लानिंग रिलेटेड आपकी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तो ही आपकी वक्त के साथ साथ बेहतरी आनी शुरू होगी। अच्छा, ये दो टर्म्स काफ़ी ज़्यादा सुनी जा रही हैं पिछले कुछ अर्से में, लानीना और अल नीनो का आपने तस्करा किया। ये जो सिस्टम है इसका पाकिस्तान को सामना है या आलमी सतह पे एक मसला है? ये पाकिस्तान में इस वक्त फेस किया जा रहा है या फिर इसके खदशात मौजूद हैं? और आप जिस तरह बता रही हैं कि इसका ज़्यादा असर जो होगा बारिशें का वो नॉर्दर्न एरियाज़ में होगा, तो क्या अल नीनो के होते हुए पंजाब या मैदानी इलाके, चाहे वो बलूचिस्तान के हों या सिंध के हों, इसमें ज़्यादा बारिशें नहीं होंगी या मामूल के मुताबिक होंगी? जी बिल्कुल, आप देखें कि इस दफ़ा जो अभी तक साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आपका 95% तक प्रोबेबिलिटी है कि आपका एल नीनो कंडीशंस जो है वो डेवलप हो रही हैं और साल के एंड तक, जून से लेके अगस्त तक परसिस्ट करेंगी और साल के एंड तक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो आप उसका असर ये होता है कि ये एक नेचुरल वेदर सिस्टम होता है पैसिफिक ओशन में, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये है कि जो ओशंस के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो वक्त के साथ कम हो गई है, और वो आपके वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है और पूरी दुनिया में ही इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जो इलाके पाकिस्तान, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इलाके आपके इस तरफ ऐसे हैं नक्शे पे अगर आप देखें तो उस तरफ जो है वो आपकी गर्म कंडीशंस आपकी होंगी, यानी कि असरात आपके पाकिस्तान में ये आपको देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, जैसा कि मैंने बारिशें कहा, वहाँ पर आपको कुछ बारिशें देखने को मिलेंगी। जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर आपको ड्राउट लाइक कंडीशंस देखने को मिलेंगी। आपकी जो मामूल से कम बारिशें हैं इस साल आपको देखने को मिलेंगी पाकिस्तान के बाकी इलाकों में, और जो पानी के ऊपर है, पानी की किल्लत का जो है वो ज़ाहिर है सामना करना पड़ेगा, और उसकी वजह से आपकी जो एग्रीकल्चर है, जो ज़राअत है, वो भी मुतासिर होगी, क्योंकि पानी की किल्लत है तो ज़राअत हमारा जो है वो काफ़ी डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर। तो ऑफ कोर्स उसके पाकिस्तान के ऊपर असरात होंगे। इसके अलावा वाइल्ड फायर्स जो हैं वो आपको काफ़ी जो है वो इसकी वजह से एक्सलरेटेड होती हुई करेंगी, क्योंकि आपके जो खुश्क और आपकी जो ज़्यादा टेम्परेचर हीट वेव्स होंगी तो वो फिर आपकी जंगलों में आग लगने का सबब भी बनते हैं। ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर्स भी बढ़ने के आपका ख़तरात हैं। तो ये सारे ऐसे असरात हैं जो आपके एल नीनो की वजह से परसिस्ट कर रहे होंगे। अच्छा, अभी इस चीज़ को हतमी तौर पे कहा जा सकता है कि मामूल से कम बारिशें होंगी, क्योंकि ये प्रेडिक्शन, ये फोकास्ट पिछले साल भी की गई थी, लेकिन हमने देखा कि कुछ ही दिन की शदीद गर्मी के बाद प्री मानसून सीज़न का आगाज़ हुआ और बड़ी ही शदीद बारिशें हुई। तो इस बार भी क्या इस चीज़ के इम्कानात मौजूद हैं कि गैर मामूली क्लाइमेट चेंज के बायस गैर मामूली बारिशें हो जाएं? क्योंकि माहिरीन की राय ये है कि सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, गैर मामूली बारिशें भी हो सकती हैं, और उससे फिर जो वबाई अमराज होती हैं पानी खड़ा हो जाने के बायस, उसके खदशात भी हैं। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल फौरी तौर पे अगर डेवलप हो सकती है तो उसके लिए फिर क्या इक़दाम हमें करने होंगे? जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जो है वो आपकी बारिशें होने के इम्कानात हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि ये जो हीट वेव्स आपकी बढ़ रही हैं, दर्जा बढ़ने की वजह से ड्राउट लाइक कंडीशन जो आपको रहती है। ड्राउट लाइक का मतलब ये नहीं है कि आपका सहरा बिल्कुल बन जाएगा पूरा पाकिस्तान, बल्कि उसमें आपकी कुछ पैरामीटर्स इस तरह के होते हैं जिसमें आपकी बिलो नॉर्मल जो है वो आपका रेनफॉल होता है। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल बारिश आपकी नहीं होगी, बारिशें आपकी होंगी, स्कैटर्ड होंगी। जो एक पैटर्न आपका देखने को कंसिस्टेंसी एक मिलती थी आपको
आपको थ्रू आउट द ईयर वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से पानी की कमी का सामना जो है वो काफ़ी इलाकों में करना पड़ेगा। लेकिन सदर्न पंजाब के इलाके, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ आपके जो इलाके हैं, कुछ केपी के आते हैं, कुछ आपके गिलगित बल्तिस्तान, फ्लडिंग का जो है वो कुछ स्कैटर्ड जगहों पर बारिशां की हो रही होंगी, तो वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग के ख़तरात भी बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि जो है वो कहाँ तक ये सिचुएशन है, तो बिल्कुल आप देखें कि 95% से लेके 98% तक प्रोबेबिलिटी अभी तक जो क्लाइमेट चेंज के मॉडल्स डिफरेंट एक मेथडोलॉजी होती है जिसके ज़रिए आपके ये प्रिडिक्ट किया जाता है, तो उसके मुताबिक प्रिडिक्शन की जा रही है कि अभी तक जो है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस एल नीनो की जो है वो परसिस्ट कर रही हैं और साल के आखिर तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगी। तो 2027 जो होगा वो दुनिया का गर्म तरीन साल होगा पूरी दुनिया के लिए। तो इसी तरह जो है वो आप ये देखें कि किया क्या जा सकता है इसमें। ये काइंड ऑफ जो है वो 2 महीने पहले से ही वार्निंग जो है वो साइंटिस्ट की तरफ से आनी शुरू हो गई हुई थी, तो अभी तक जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको तैयारी कर लेनी चाहिए थी। इस शॉर्ट ड्यूरेशन में यही हो सकता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें, लोकल कम्युनिटीज़ को ट्रेन करें कि किस तरह से जो उनकी फसलें हैं, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसको किस तरह से वो स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से पेस्ट अटैक से उनको बचा सकते हैं। इसी तरह जो आपकी हीट वेव्स जो बढ़ रही हैं उसकी वजह से कूलिंग सेंटर्स के लोगों के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चूँकि नॉर्दर्न एरिया में आपकी सड़कें ब्लॉक होने का ख़तरा है क्योंकि लैंडस्लाइड होगी, आपके गारे और कीचड़ जैसे जो हमने लास्ट टाइम भी देखे थे कि जिस तरह की आपकी लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, उसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, उनको देख के घर से निकलना चाहिए कि सियाहत के लिए आप गर्मियाँ के शहरों में लगे तो नॉर्दर्न एरिया की तरफ अवॉइड करें ताकि जो डेथ्स हैं आपके अननेसेसरी ट्रैवल की वजह से उनको अवॉइड किया जा सके। पिछले साल हमने कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुआ था। इसी तरह जो अर्ली वार्निंग है ये एनडीएमए और मेट डिपार्टमेंट करते तो हैं, लेकिन ये जो आपकी बहुत ज्योग्राफिकली मुश्किल इलाके जो होते हैं, ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और ये इलाके हैं, वहाँ तक लोगों तक किस तरह पहुँचानी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हर एक के पास वहाँ पर इंटरनेट नहीं होता, हर एक के पास वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती कि आपकी अर्ली वार्निंग को जो है वो रीड कर सके। तो वहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ को ट्रेन करना कि वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को किस तरह से इन्फॉर्म कर सकते हैं। खूबसूरत आपने बात की है और इन सारी चीज़ों पे अमल करते हुए हम इन सारे क्राइसिस से, क्लाइमेट चेंजेस से भी निपट सकते हैं। बहुत शुक्रिया मरीबा, हमारे मौसमियाती तब्दीली हमारे साथ मौजूद थी। इस साल 2026 के मानसून सीज़न के हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी होंगी हुकूमती सतह पे, हमें इंडिविजुअली भी, और एक ज़रिए मुल्क है किसान बरादरी को भी, इन सब पे अमल करके हम बेहतर तरीके से इस सीज़न को गुजार सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दीगर इशूज़ भी हैं, इस ब्रेक के बाद उन पर बात करते हैं। वेलकम बैक। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सनसनीखेज मुकाबले जारी है, बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा जुनून है क्योंकि जो फुटबॉल देखने वाले शायकीन है नाज़रीन, उनकी एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और होता है। और ऐसे में जब 2 लेजेंड्स जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं 6ठी बार वर्ल्ड कप खेलने का, जिसमें एक तो है रोनाल्डो और दूसरे हैं मेसी, तो उन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया है। मेसी ने गोल पे गोल करके, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 गोल करके अर्जेंटाइन के कप्तान लियोनेल मेसी का जादू सर चढ़कर बोला है। मेगा इवेंट में हैट्रिक करने वाले मोहम्मद तरीन खिलाड़ी भी बन गए हैं और अल्जीरिया के खिलाफ जनाब 3 गोल दाकर टीम को उन्होंने शानदार फतह भी दिलवाई है। तारीख में अपना नाम तो वो पहले ही रकम कर चुके हैं। तो वर्ल्ड कप में मजमूई गोल्स की तादाद 16 तक पहुंची है और 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले वो और रोनाल्डो दुनिया के पहले फुटबॉलर भी बन चुके हैं। तुम्हारी तरफ से बेस्ट विशेस इन दोनों प्लेयर्स के लिए। दोनों अपने शायकीन को खुश कर रहे हैं, सरप्राइजेस दे रहे हैं, और जो इनके फैंस हैं वो तो उनकी तो एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी टीम बेहतर खेलेगी, ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी, वही इसकी ट्रॉफी भी अपने नाम करेगी। With the humidity dropping off has made a huge difference. Messi flying forward. Leo Messi! And Gonzalez chasing. Swings the cross through over Julian Alvarez. Look at deflection high from range. Big deflection! Got it home! That's 2 for Messi! Messi! जो टेक्निक, जो महारत इन प्लेयर्स के पास है, यकीनी तौर पे सदियों में, दहाइयों में ऐसे लेजेंड्स और जो नए फुटबॉलर हैं उनको बहुत कुछ इनसे सीखने को मिल रहा होगा क्योंकि उनके साथ बराह रास्त इस वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक पाकिस्तानी जो लेजेंड हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, एक और कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है कराटे की दुनिया में। क्या कारनामा है, और भी बहुत से इशूज़ हैं जिस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे अपने ही रेहान राजा, जिन्होंने जर्मनी के शहर रॉकलेट्स में मुनक्किदा खुसूसी तरबियती कैंप में नौजवान खिलाड़ियों को जदीद कराटे तकनीकों और मुकाबलों की तैयारी से मुतल्लिक तरबियत फराहम की है और तकरीबन 50 खिलाड़ियों ने इस तरबियती सेशन में शिरकत की और यहाँ रफ्तार, रद्द-ए-अमल की सलाहियत या फिर फुटवर्क और फाइटिंग जो स्किल्स हैं इस पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। रेहान का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से है और कई सालों से पाकिस्तानी कौमी कराटे टीम का हिस्सा भी रहे हैं और 2022 में जर्मनी मुंतकिल हुए थे। उसके बाद से फिर वहां पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने किया है, आगे क्या करने का इरादा है, उन्हीं से जानते हैं। रेहान राजा कराटे चैंपियन हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, आपको वेलकम कहेंगे मॉर्निंग में। एक तो आप खुद भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और फिर आप नई जो हमारी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उन्हें भी सिखा रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू एक्सपीरियंस, एक कह सकते हैं आप एक न्यू लाइफ की तरफ मैं जा रहा हूँ कि पहले मैं जर्मन चैम्पियन बना और उसके साथ साथ अब मैं जो है टीचिंग करने जा रहा हूँ अपने जो यंग जनरेशन जो आ रही है। मुख्तलिफ एक्सपीरियंस था और क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा इशू था, मैं काफ़ी अरसे से कोचिंग मेरी ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस था बट लैंग्वेज की वजह से मैं पीछे ही रहा हूँ और अभी माशाल्लाह मेरी लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। जर्मन, इंग्लिश तो ऑलरेडी मेरी बेटर, सो जस्ट दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। टॉप एथलीट्स आए थे किड्स और उनको मैंने अपने एक्सपीरियंस से आगाह किया। ज़बरदस्त। और अभी ये जो जर्मन मास्टर्स चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम किया आपने, ये इसमें और भी मुकाबिल थे आपके लोग, किन किन ममालिक से थे? जो मास्टर क्लास से जो जर्मन चैम्पियनशिप थी ये मैंने 2024 में जीता था और उसमें ये था कि पूरे टॉप एथलीट्स आए थे पूरे जर्मनी की 16 स्टेट्स थी और या। अच्छा, ठीक है। और अगला टारगेट क्या है, आगे क्या करने का इरादा है रेहान? देखिए, जैसे जैसे बंदा ऊपर जाता है टारगेट्स उतने ही डिफ़िकल्ट होते जाते हैं और क्योंकि अब मेरे पास ऊपर बर्डन ज़्यादा आ चुका है क्योंकि मैं अब एज एथलीट भी खेलूँगा। बेसिकली होता ये है कि जब एक प्लेयर रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो कोचिंग की तरफ आता है, बट मुझे ये जिम्मेदारी दे दी गई है गेम के साथ, तो अब मुझे गेम भी करनी है उसके साथ कोचिंग भी करनी है। सो या इट्स डिफ़िकल्ट बट आई एम रेडी फॉर इट। ज़बरदस्त। और अगर कोई आपसे यहाँ पाकिस्तान से कोई बच्चा, कोई नौजवान सीखना चाहे तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या होगा? क्या उनके बारे में, पाकिस्तानी बच्चों के बारे में भी सोचा आपने, कोई प्लान बनाया? ऑलरेडी आई हैव अ क्लब। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरा पाकिस्तान में क्लब है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी मेरे से ऑनलाइन गाइड लेते रहते हैं। अरे वाह। और मेरा प्लान भी है पाकिस्तान में आके कुछ कैंप्स के लिए मुझे ऑफर्स आई हैं और जब भी मेरा पाकिस्तान चक्कर लगा तो मैंने मुख्तलिफ कैंप्स का इनेकाद करना है, जिससे मैं चाहूँगा कि जितना मेरे पाकिस्तानी नौजवान हैं वो मेरी एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कर लें। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। हमारी तरफ से ढेरों दुआएं। रेहान राजा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं कराटे के मैदान में और ना सिर्फ पाकिस्तानियों को, वहाँ के बच्चों को भी कराटे से रोशनास करवा रहे हैं और अपना दिफा कैसे यकीनी बनाना है, अपने आप को कैसे महफूज रखना है, ये यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा आर्ट है और आज के इस दौर के अंदर ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात करते हैं, जिस तरह से आप जानते हैं कि बच्चों की समर वेकेशंस चल रही हैं, गर्मियों की छुट्टियां, जिसमें वो खेल कूद तो चल ही रहा है, साथ में बच्चों की डिमांड होती है कि भाई हमें नॉर्दर्न एरियाज़ जाना है और पहाड़ों की शक्ल ना देखें तो उनकी छुट्टियां गुजरती नहीं हैं। तो आज दुनिया भर में भी पिकनिक मनाने का आलमी दिन है और मकसद ये है कि लोगों को फितरत के करीब लाया जा सके, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया जा सके, ख़ानदान और दोस्तों के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने की अहमियत को उजागर किया जा सके। तो ये बड़े कीमती लम्हात होते हैं और खुदा न खास्ता जब ये गुज़र जाते हैं या कोई प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं तो फिर हमें इनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ ज़िंदगी में पिकनिक एक ऐसा खूबसूरत बहाना है जो कि इंसान को रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों, ज़हनी दबाव और मसरूफियात से कुछ देर के लिए दूर ले जाता है और सरसब्ज़ मैदानों, बुलंद पहाड़ियों, बहते झरनों, पुरसुकून झीलों और दिलकश बागात के दरमियान वक्त गुजारना न सिर्फ ज़हनी सुकून, खुशी और ताज़गी का एहसास पैदा करता है बल्कि इंसान को कुदरत के हसीन रंगों और माहौल से जोड़ने में भी अहम किरदार अदा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कराची से खैबर तक खूबसूरत नज़ारे हैं, चाहे वो सहरा हों, चाहे वो समुंदर हों, चाहे वो पहाड़ हों, झरने हों, आबशारें हों या फिर जो नेचुरल ब्यूटी है
वो दुनिया देख के पाकिस्तान की खूबसूरती की दुनिया मुख्तलिफ है। तो माहिरीन के मुताबिक खुली फ़िज़ा में जो वक्त गुजारना है वो ज़हनी तनाव को कम करता है, जिस्मानी सरगर्मियों में इजाफा करता है और मजमूई सेहत इससे आपकी बेहतर होती है। आप रिलैक्स होते हैं और फिर पूरे साल के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जितना मर्ज़ी आप काम करें, आपकी जो थकन है वो दूर हो जाती है। पूरे साल के लिए आप एक तरह के ख़ुद को तरोताज़ा कर लेते हैं। तो इसलिए पिकनिक सिर्फ तफरी का नाम नहीं है, बल्कि जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद ये सरगर्मी है। और पिक के अफराद हों, दोस्तों, अजीज़ों के साथ मनाई जाए, इसका मज़ा लिया जाए, मजबूत बनाने का बेहतरीन ज़रिया ताल्लुक़ को भी। और इसी दौरान लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, गुफ्तगू करते हैं, यादगार लम्हों को। और ख़ास तौर पे कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप पिकनिक पे जाएं या अपने प्यारों के साथ कहीं घूमने के लिए जाएं तो अपने मोबाइल फ़ोन्स को थोड़े वक्त के लिए साइड पर रख लें, क्योंकि इसके बगैर भी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी और हमने गुजारी है। कम से कम हमारी जो जनरेशन है, शायद वो आखिरी जनरेशन है जिसने मोबाइल फ़ोन से पहले का वक्त भी देखा है। और उसके बाद जो एक तेज़ी आ चुकी है, जो गैजेट्स की वजह से हम अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज़ को वक्त नहीं दे पाते, तो वो वक्त भी हम देख रहे हैं। तो अपने प्यारों के साथ जाइए, पिकनिक बनाइए और उस वक्त को जो है मौके गनीमत जानिए। अभी नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ एक ऐसा सब्ज़ी है जो कि बहुत से बच्चों को नापसंदीदा होती है, लेकिन उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे इस गर्म मौसम के अंदर उसके जो फ़वाइद हैं वो अनगिनत हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने बात की थी कि बीइंग ए मुस्लिम हमारे लिए इस सब्ज़ी की अहमियत इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि हमारे नबी की सुन्नत है, उनकी पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। और गर्मियों का मौसम अपने साथ रंग बिरंगी ग़िज़ाई से भरपूर फल लेकर आता है, सब्ज़ियाँ लेकर आता है। तो तरह तरह के तरीके होते हैं। अब बनाने वाले माओं के ऊपर ख़ास तौर पे डिपेंड करता है कि वो उसकी ग़िज़ाइयत को किस तरह से टेस्ट में डेवलप करती है और उसकी रेसिपी को इस कदर अट्रैक्टिव बनाए ताकि आपके बच्चे जो हैं वो तरह तरह के मुँह ना बनाएं बल्कि उसको खुशी के साथ खा लें। जी, हम बात कर रहे हैं कद्दू की, और इन्हीं कुदरती नेमतों में कद्दू और जामन को ख़ास तौर पे अहमियत दी गई है। इसके क्या क्या फ़वाइद हैं? यूरिक एसिड एक ऐसा मसला है जो कि अक्सर जोड़ों के दर्द और जिस्मानी अकड़न की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसमें भी ये मुफीद है। लेकिन सब कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए हमने दावत दी है हकीम मुशर्रफ अली जैदी साहब को। एक बार फिर से मौजूद हैं और पिछली बार आपको याद होगा, जो ख़ास तौर पर मुझे याद है, इन्होंने लाल और पीले व्यागरा की बात की थी, वो तो वायरल हो गए थे क्लिप्स। तो हकीम साहब आपको एक बार फिर से वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और पब्लिक डिमांड पे हमने आपको ज़हमत दी एक बार फिर से, और हमारी तो ख्वाहिश है कि आप इसी तरह आते रहें। और जो अफादियत है इन तमाम कुदरती चीज़ों की नेचर से, क्योंकि हम आजकल बहुत दूर हो चुके हैं ना, जंक फूड के, फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा करीब हो चुके हैं, उसके असरात भी हम अपनी सेहत के ऊपर देख रहे हैं। तो एक तो इसकी अफादियत, क्या क्या फ़वाइद हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर माओं के लिए भी कोई मशवरा दीजिएगा कि इसको किस अंदाज़ में, रेसिपीज़ को किस तरह से इनोवेशन लाई जाए कि बच्चे नाक मुँह चढ़ाए बगैर इसको मज़े से खा भी लें। जुनैद भाई, वो जो आपकी वाली लाइन थी ना कि पेट भर कर खाएँ, वो पिछले प्रोग्राम में, ये मौसम जामन का मौसम आ रहा है, जो इस वक्त मौसम आ रहा है। और आप नोट कीजिएगा कि जामन से जिस वक्त स्टार्ट होता है लगना, पकना, वो मानसून में होता है, बरसात के मौसम में होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है बारिशों का। अच्छा, अल्लाह ताला ने इस तरह से एक निज़ाम बनाया है कि ये पूरे बरसगीर में, पाकिस्तान में, इंडिया में, पंजाब के, बंगाल तक में जामन उस एरिए में उस वक्त पैदा होगा जिस वक्त पसीने का मौसम होगा। सबसे पहली खासियत इसकी ज़बरदस्त ये बता रहा हूँ। अच्छा हकीम साहब, ये जामन भी आपने बताया, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और ख़ास तौर पे नमक अगर उसके ऊपर काला लगाया हो तो क्या ही बात है उसके टेस्ट की। थोड़ा सा उसको वो झटका दिया हो ना तो नरम हो जाता है। तो उस पर भी बात करते हैं। कद्दू से शुरू कर लेते हैं हम। कद्दू का सीज़न कब से कब तक होता है, इसकी अफादियत, किस किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर हम आते हैं आपके मेरे पसंदीदा जामन की तरफ। अच्छा, कद्दू शरीफ जिसके बारे में हम आप बता रहे थे इंट्रो में, ये बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी है और इसको मैं तो इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करवाता हूँ। जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जो गर्मी के पेशेंट हैं, हिद्दत के मरीज़ हैं, उनके लिए ये नेमत है। ठंडा होना इसकी खासियत नहीं है। जो लोग बताते हैं कि ये ठंडा होता है, तासीर में ये मोतदल होता है। मोतदल इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त हरारत है मौजूद है, जो कि हरारत बॉडी को चाहिए होती है, जो ज़िंदगी है हरारत बेसिकली। कद्दू की स्मूदी में पिलाता होता हूँ। अच्छा, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कद्दू की स्मूदी में, और यकीन करें ये सिर्फ 3 दिन पिलाते हैं हम यूरिक एसिड के पेशेंट को। असल में यूरिक एसिड बॉडी को चाहिए होता है, जितना इंसान को हमारे हरारत गुरैज़ी पैदा करने के लिए, हमारे निज़ाम को चलाने के लिए बॉडी में यूरिक एसिड चाहिए होता है। हाइपर यूरिसीमिया असल में मर्ज़ है।
उस मर्ज़ के लिए कद्दू की स्मूदी बड़ी बेहतरीन है। अच्छा, थोड़ा सा उसकी हाँ। रेसिपी भी बताएं ना, उसको कि जी, बॉयल करें, पानी के अंदर बनाएं, दूध के अंदर, कैसे बनेगी उसमें? बेहतरीन इसका तरीका है कि एक नॉर्मल साइज़ का कद्दू लेकर, अच्छा कद्दू हम जहाँ जिसको बात करें ये घिया के नाम से हमारे यहाँ ट्रेडिशनली ठीक है, करते जो हैं, अंदर से येलोइश होता है। जो घोल रंग का होता है डंडी वाला। जी 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 जी, वो जो हेलोइन के तौर पे वो पम्पकिन होता है। वो पंपकिन है, ये कद्दू है। अच्छा अलग अलग ग्रीन सा होता है। ये ग्रीन सा होता है, हाँ जी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जी। अच्छा, अब वो अलग अलग वैरायटीज़ हैं उसमें, माड़ू भी जो है ना, माड़ू लौकी को और इसको, ये सारी चीज़ों की इनकी फैमिली एक ही है ये। इनकी अफादियत मिलती जुलती है। ग़िज़ा में जायके में थोड़ा बहुत फ़र्क है, ग़िज़ा इनकी रेसिपीज़ अलग अलग बन सकती हैं, लेकिन दवा के तौर पे जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर इनका एक जैसा ही है। अच्छा, वो जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें थोड़ा सा शुगर ज़्यादा होती है। हाँ, वो शुगर के जो पेशेंट हैं वो ज़रा उससे अवॉइड इज्तिनाब करें। वो जो दूसरे वाले होते हैं लौकी, माड़ू और ये कद्दू, कद्दू शरीफ जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहा जाता है, ये घिया, इसको बारीक बारीक काट लें, धोने के बाद छिलके और डंडी समेत। जो डंडी बहुत ज़्यादा सख्त है वो सिर्फ आपने उसको काटना है। ठीक है। उसको बारीक बारीक काट के एक जग के करीब पानी ले लें, इसके अंदर अपना भी पानी होता है। ठीक है। और वो उसको शेक कर लें, कच्चे को ही, कच्चे बॉयल किए बगैर? कुछ भी नहीं, बॉयल किए बगैर कच्चे को ही ले लें। ठीक। और इसको शेक कर लें। पानी साफ़ होना चाहिए, आलूदा नहीं होना चाहिए, फ़िल्टर वाला हो या बॉटल वाटर हो तो बहुत बेहतर है। उसको जब शेक कर लें, अगर हाइपरटेंसिव नहीं है तो उसके अंदर काला नमक शामिल करना है और उसके अंदर एक पूरा लीमू मुनासिब साइज़ का वो निचोड़ लेना है। अच्छा। और एक दिन के अंदर इसको ख़त्म कर लें, फ्रिज में रख के ठंडा करें, बर्फ़ मत डालें, बर्फ़ ना डालें। और वो जो हमारा पिछले प्रोग्राम में एक मैंने लफ्ज़ बोला था ना, बड़ी ट्रोलिंग हो रही है उसके ऊपर जुनैद भाई, वो कौन सा लफ्ज़ था? और वो मैं उस पर कायम हूँ। हाँ। वो ये था कि जितनी ज़्यादा हम इन शेक्स में और इन चीज़ों में, जूसेस में बर्फ़ डालते हैं, उससे मैदा बेहोश हो जाता है। हाँ। इसका मतलब ये था कि हमारा स्टमक काम करना बंद कर देता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि उसका अपना जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो भी नीचे चला है। उसके बाद वो निज़ाम हज़म उसका ख़राब हो जाता है। कद्दू की स्मूदी में तो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं डालनी। अगर आपने इसको ठंडा करना है तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। सही वक्त क्या है इसको पीने का? लिहाजा खाने के बाद, नाश्ते के बाद या शाम के टाइम? ज़्यादा अफादियत किससे होगी? जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, मैं तो उन्हें कहता हूँ कि ये एक जगह आपने पूरे दिन में ख़त्म करना है, थोड़ा थोड़ा करके। अमूमी तौर पे जूस जो होता है वो फौरी तौर पे पीना होता है, क्योंकि उसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसकी टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये टेस्ट तो आप ये कह रहे हैं कि इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, आप फ्रिज में रख के थोड़ी देर बाद उसको पी सकते हैं? जुनैद भाई, ये इतना मज़ेदार है कि मैं खुद भी पीता हूँ। अच्छा। ये चेहरे के ग्लो के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, निज़ाम हज़म के लिए बड़ा बेहतरीन है, जिनकी नींद पूरी नहीं होती और वो टेस्ट में कैसा है? बड़ा मज़ेदार है। अच्छा। और जब लीमू निचोड़ लेते हैं और काला नमक डाल लेते हैं तो कमाल टेस्ट बनता है इसका। अच्छा, इसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी फिर लीमू काम करता है ना, वो ख़राब नहीं होता, वो चलता है और वो उसका ग़िज़ाई अफादियत भी आ जाती है। लीमू की अपनी अफादियत भी। ये सभी पेशेंट्स जिसमें शुगर के मरीज़ भी हैं, अगर वो यूरिक एसिड का शिकार हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? यूरिक एसिड में तो ये कमाल है, ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई सालों से है। हमारे कद्दू की स्मूदी में 3 दिन आप कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद 3 दिन इस्तेमाल कर लें तो जो घुटने में दर्द हो रहा होता है यूरिक एसिड की वजह से, उसमें फ़र्क पड़ जाता है फौरी। अरे वाह। और जो यूरिक एसिड का जो पेशेंट होता है उसकी अलग अलग निशानी अगर कहें तो मैं वो भी बता दूंगा। कद्दू मुकम्मल कर लेते हैं। तो उसमें जो यूरिक एसिड का पेशेंट होता है उसका अंगूठा सूज जाता है, हाथ पाँव के जोड़ जो है ना स्वेल किए होते हैं। बेसिकली ये हाइपर यूरिसीमिया का जो पेशेंट होता है, इसके खून में क्रिस्टल बारीक बारीक जो सॉलिड है वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ जगहों। कद्दू की स्मूदी से वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा कद्दू की जो स्मूदी जो है वो गट हेल्थ के पेशेंट के लिए, जो पुअर गट हेल्थ के पेशेंट हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इसको रेगुलर ना भी पीना चाहें, कभी कभार पी लें। कभी ये सीज़न भी होता है कद्दू का? कद्दू अब वैसे तो हमारी सब्जियों के अब 4 सीज़न हो गए हैं पूरा साल, लेकिन मैं फलों के और सब्जियों के उनके हक में हूँ जो उस वक्त आ रही हैं, नेचुरल है। जैसे हम आम की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो इस वक्त है ना, इस वक्त सिंदड़ी है, हमारे पूरे पाकिस्तान में सिंदड़ी सप्लाई हो रहा है। तो उसके बाद फिर रटोल स्टार्ट होगा, फिर इस तरह से ना रटोल आ गया है, लेकिन वो थोड़ा सा उसको वो मसाले सही टेस्ट या मिठास है वो नहीं, एक आध महीने में। इसी तरह जो कद्दू है ना, इसके ख़ास जो सीज़न होता है ना, जो जिस सीज़न में वो है, टींडे, कद्दू, तोरी, लौकी, ये गर्मियों की सब्जियाँ, ये गर्मियों की सब्जियाँ और ये भी इस बारी बारी आती हैं। अच्छा, आगे वैसे तो इसको ये चलती रहती हैं। ठीक है।
अच्छा, स्मूदी तो आपने बता दी हकीम साहब, इसके अलावा और क्या क्या तरीके, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि रायता भी इसका बड़ा मुफीद होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की जाए? ये रायते वाली जो चीज़ है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें ख्याल सिर्फ एक चीज़ का रखना है। कद्दू का रायता बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मोतदल होता है, ये ठंडा नहीं होता। जो कद्दू के बारे में कहा जाता है ना कि ये कद्दू ठंडा होता है, ठंडा नहीं होता, ये जिस्म में कोई इतदाल में लाता है। रायते का ध्यान ये रखना है कि वो दही से रायता बनाया जाए। अच्छा, ज़्यादातर इसके अलावा किस चीज़ का बनता है? कर्ड और योगर्ट में फ़र्क होता है थोड़ा सा। ये जो प्रोसेस्ड पेस्चराइज्ड दूध से जो बनती हैं वो उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया नहीं होते। अच्छा, ठीक है। तो वो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान देती है वो, बल्कि उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो रायते की बजाय वो लस्सी बनेगी, और लस्सी के अंदर आप कद्दू डालेंगे तो वो कुछ और बनेगा। ग़िज़ाई अफ़ादियत नहीं मिलेगी उसकी, जायका मिलेगा शायद, तो वो नहीं मिलेगा। कद्दू के साथ पुदीना शामिल करना चाहिए, और दही के अंदर रायता बनाना चाहिए, उसके अंदर पानी डाल के लस्सी नहीं शामिल करना चाहिए। अच्छा। घर की जो दही होती है उसके अंदर पुदीना डालें, और चंद इसके कद्दू के जो पीसीज हैं इनको थोड़ा सा मैश करके वो मिक्स कर बॉयल कर लें इसको? बॉयल ना करें, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। अच्छा, बॉयल आप सारा कुछ ही कच्चा खिलाने के मूड में लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, ये कच्चा है नहीं, ये इसका फ्लफी सा ये होता वैसे है, सॉफ्ट होता है। हाँ सॉफ्ट होता हल्का सा ही है। आपको इसको थोड़ी देर दही के अंदर भी रख दें तो वो प्रोसेस का मुकम्मल हो जाता है, खाया जा सकता है। बारीक बारीक इस तरह से काटेंगे वो सलाद के तौर पर भी और रायते के तौर पर भी खाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा कद्दू पकाएं, कद्दू खाएं, कद्दू पिएं, और कद्दू को लगाएं। अच्छा, लगाने का ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कद्दू लगाना किस तरह से है? चेहरे पर जो खीरे का स्टाइल होता था ज़्यादातर आंखों को तरावट देने के लिए, रात जो जागने से हल्के बनते हैं, जो दूसरे मामलात होते हैं, इस तरह पूरे कद्दू को काट के पूरे को चेहरे पर लगाया जा सकता है, मला जा सकता है। बड़ा ज़बरदस्त पेस्ट बना लें उसकी? पेस्ट नहीं, बारीक बारीक उसकी स्लाइसेस बनाकर। अच्छा, ठीक है। स्लाइसेस बनाकर चेहरे वो पर हाँ मल भी लें और थोड़ी देर रख भी सकते हैं, तो बड़ा उससे फ्रेशनेस आती है। इसके अलावा कद्दू पकाने, ख़ास तौर पे यूरिक एसिड के पेशेंट और जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, मैं उनको एक मसाला बताया करता हूँ उनके, क्योंकि उनका हमने सुर्ख मिर्च बंद कर देते हैं, हम गरम मसाले बंद कर देते हैं उनके, तो पेशेंट फ़ौरन सवाल करता है जी आपने सारा कुछ तो बंद कर दिया, बताइए क्या। मैं ज़्यादातर खाने वाली चीज़ें बताता हूँ कि आप ये कुछ खाएँ। उसमें मसाला बड़ा सादा है, सूंड, जंजबील, अदरक की एक ख़ास किस्म होती है, उसको सुखाया होता है, सूंड बोलते हैं। पंसार से मिल जाती है? ये तो करियाना से भी मिल जाती है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ हर्बल स्टोर या प्रसान से। ये सूंड जो है ना, ये करियाना की भी आइटम है, ये खानों में भी इस्तेमाल होती है। सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया, जिसको सालम धनिया, खुश्क धनिया भी बोलते हैं। साबित धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और सूंड। इसके अलावा मोटी इलायची का दाना। अच्छा, ठीक है। छिलका नहीं लेना, सिर्फ दाना लेना है। ठीक है। ये चीज़ें हम वज़न लेनी है। हाँ। और इसके अंदर बहुत मुनासिब मिकदार में, कम मिकदार में काली मिर्च शामिल करनी है। अच्छा। पिसी हुई। बाकी सारी चीज़ों का भी मसाला बना लें, पाउडर करके सफ़ूफ बना लें दरदरा सा। ये सारी जो आपकी हंडिया बने घर में, जो पेशेंट के लिए भी बने और जो दूसरे भी, ये बड़े मज़े के ये मसाला है। अच्छा, ये मसाला मेडिसिन है, सीक्रेट मसाला लग रहा है। और ये इसको बना के बड़े किचन में रख लें। जो सुर्ख मिर्च है किचन से निकाल दें। अच्छा। ये टेस्ट में ये सुर्ख मिर्च वाले, और ये हर खाने के अंदर एक चुटकी डाल दें? ये हर खाने में मसाले की जगह ये डालें। अच्छा। कद्दू पकाएं ख़ास तौर पर हफ्ते में 3-4 बार। अच्छा, कद्दू के आपने बहुत सारी वैरायटियाँ बताई हैं। एक लास्ट मैं चाहूँगा कि छोटे बच्चों के लिए भी माओं को मशवरा दे दें कि वो अट्रैक्टिव करने के लिए बच्चों के लिए कद्दू को किस तरह से बना के खिलाएं। फिर हम जामन की तरफ आते हैं क्योंकि वक्त भी कम है हमारे। बच्चों के लिए कद्दू बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ कद्दू हो या दूसरी चीज़ें सब्ज़ियाँ, उसके अंदर गोश्त डाल देते हैं। हाँ, तो बल्कि गोश्त के अंदर थोड़ी बहुत सब्ज़ी डाल के तो कहते हैं हमने सब्ज़ी बनाई है, ये ठीक नहीं है। बच्चों को हम जो टेस्ट डेवलप करवाए शुरू से करवाते हैं वो ही हो जाता है। आप कह रहे हैं कि गोश्त ऐड ना किया जाए? सब गोश्त ऐड ना किया जाए और ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड ना किया जाए और ज़्यादा घी ना ऐड किया जाए, तो कद्दू की अफादियत बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कद्दू की तो उम्मीद है कि काफ़ी वैरायटीज़ आपको पता लग चुकी हैं। चेहरे पे भी लगा सकते हैं, स्मूदी भी पी सकते हैं, और तरह तरह के उसके रायते और सब्ज़ी के तौर पे तो हम इसको खाते ही हैं। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा जामन की तरफ। जामन का सीज़न है, कुछ अरसे के लिए आता है, और इसके भी बेशुमार अनगिनत फ़वाइद हैं। फ़वाइद क्या क्या हैं और किस तरह से उसको इंजॉय किया जा सकता है, क्योंकि अब उसमें स्मूदी भी हम देख रहे हैं आजकल, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। जुनैद भाई, ये आपका जामन वाला प्रोग्राम भी वायरल होने वाला है। अच्छा जी। क्योंकि जामन के बारे में जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ ना, इससे पहले ना आपने सुनी होगी, ना पढ़ी होगी, ना कभी देखी होगी, लेकिन
एक चीज़ नोट कीजिए जामन के बारे में, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि ये उन सीज़न में होता है जहाँ जहाँ पानी जिस बरसात का मौसम शुरू बरसात होता है में और बॉडी में पानी की नमकियात की कमी होती है। मतलब ये नवाबशाह, लाहौर, सखर और इंडियन इलाके ये सिर्फ उसमें आता है। तो आपके नाजरीन से गुजारिश ये है कि सिर्फ उसको देसी को लाजमी खाएं। अगर आपने एक हफ़्ता लगातार जामन खा लिया तो पूरे सीज़न में आपको नमकियात की कमी नहीं होगी। अरे वाह, पूरे सीज़न में सबसे बड़ी तो ज़बरदस्त ये चीज़ है। उसके अलावा इसकी ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसका गुद्दा, इसकी गुठली, इसके पत्ते, इसकी कोंपलें, वाह वाह, ये सब की सब फ़ायदेमंद क्या हैं। खूबसूरत तोहफा है अल्लाह ताला। और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ आपको। जी बिल्कुल बताइए। जामन की गुठली इकट्ठी करें, जो भी घर में जामन खाया जा रहा है वो फेंकना नहीं है। छोटी सी क्यारी में उसको उगा लें, लगा के अच्छा। पानी लगाएं, एक बारिश पड़ेगी तो उसकी कोंपल उग जाएगी, वाह जी वाह। उसको निकाल के उसको धो लें। वो रोज़ाना की एक खाएं पूरी, उसमें कोंपल भी और जो उस वक्त की गुठली होगी जिसके अंदर से वो निकला है और वो जड़ भी। अच्छा, और ये प्रोसेस, ये काम शुरू करने से B1C चेक करवा लें, और जब ये आप मुकम्मल कर लेंगे सीज़न ये जो होगा, उसके बाद अब अपने चेक करवा गुठली को जो पौधा निकला होगा और कोंपलें निकली होंगी उस समेत खा जाए। उसके समेत। मुझे तो लगा शुरू में कि आप जामन का पौधा उगाने की बात कर रहे हैं, आप तो खाने की बात कर रहे हैं। खाने की रोज़ाना की एक खाएं। अरे वाह। और ये 90 दिन खाई तो आप अपनी शुगर चेक करवा लें पेशेंट्स। अच्छा, HbA1c कम होगा इससे। जो इंसुलिन लगवाते हैं शुगर, ये हम डायबिटिक टाइप 2 की बात अच्छा, जो करते हैं सिर्फ। इब्तदाई मराहिल में जो इंसुलिन, ये जो जिनका HbA1c प्री डायबिटिक हैं, ये जो प्री स्टार्ट डायबिटिक तो समझें वो तो 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। और जामन के हर चीज़ बेहतरीन है। ये वाला जो मौसम है, जैसे आपने कद्दू से बात स्टार्ट की है, जो शुगर के पेशेंट है उनके लिए नीम, जामन और करेला आता है इसमें। ये तीनों चीज़ें ही बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और चीज़ भी हकीम साहब, अब क्योंकि कहा जाता है कि जो अगर आपके स्टमक के अंदर कोई बाल रह गया है तो वो भी जामन से ही क्लियर होता है, ये बात सच है? ये बिल्कुल सच है। ये मैं इसका भी बताता हूँ कि लेकिन जो जामन है हमारे यहाँ, जो लोकल जामन चल रहा है, ये इतना ज़बरदस्त है कि हर किसी को खाना चाहिए। ये जामन ना सिर्फ घट हेल्थ को बेहतर करता है, ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी बेहतरीन है, और बल्कि ये जो चेहरे पर ग्लो लाने के ख्वाहिशमंद हैं और टाइम नहीं है कि वो प्रोसेस वगैरह करें, तो दिन में थोड़ा बहुत जामन खा लिया करें। अच्छा, इस मौसम के गुजरने के बाद, इस मौसम में तो कहते हैं ना हिरन का रंग भी काला हो जाता है, लेकिन जो जामन खाता रहेगा वो काला नहीं होगा, ये गारंटी है। ज़बरदस्त। गोरा होने के लिए भी जामन का इस्तेमाल, खून साफ करता है ना ये बेसिकली, ये ब्लड प्योरिफिकेशन उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और जब वो खून साफ होगा तो वो चेहरे पर ग्लो आना शुरू होगा। जो वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद हैं वो इस जामन को ज़्यादा खाएं। ये दो तो बुनियादी मसले हैं ना पाकिस्तानी कौम के, एक वज़न का बढ़ना और रंग काला होना, तो दोनों का तोड़ जामन में आपने बता दिया। नहीं, वो तीसरा मसला भी है जो आपने आम वाले में पूछा था मुझसे कि ये जामन जो है ये मर्दाना सेहत के लिए भी, मर्दाना सेहत और जनाना सेहत के लिए भी बेहतरीन है। मैं अकेली सेहत की आपको पता है एक बंदे की बात नहीं करता, मैं दोनों का बराबर है उसका। इसके अलावा जिनका मुंह के मसाइल रहते हैं, जिनको मुंह आना, मुंह पकना, बार बार मुंह में छाले बन जाना है, उनके लिए बड़ा बेहतरीन है कि वो जामन को लेके बस वो चबाते रहें, मतलब गुठली निकाल दें और जो गूदे को थोड़ा थोड़ा करके चबाते रहें और उसको सारा दिन मुंह में रखें। मतलब एक खाने से दूसरे खाने के वक्फे के दरमियान जामन को रख लें। ये सिर्फ एक दिन करना है, उसके बाद मुंह नहीं आएगा, मुंह नहीं पकेगा। ये फंगल इन्फेक्शन पर काम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करता है, ये बेहतरीन एंटी बैक्टीरिया, बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, ज़ख्मों का बड़ा बेहतरीन इलाज है जामन, अंदरूनी या बैरूनी? दोनों। अच्छा। मतलब जो पेप्टिक अल्सर वगैरह हो जाते हैं वो भी, और दूसरा जो ख़ास तौर पे जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके ज़ख्म जल्दी हील नहीं होते। जी हाँ, वो जामन खाएं भी और जामन को पूरा घोट कर वो पिएं भी, उसको पिएं भी और उसको लगाएं भी, उस ज़ख्म के ऊपर लगा लें। इस मौसम बरसात में 1-2 दिन लगा लें तो वो ज़ख्म हीलिंग की तरफ आना शुरू हो जाता है। जामन की इतनी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, जामन की जो कोंपलें हैं, जब जामन नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे लोग अब, क्योंकि सोशल मीडिया पर चलता रहता है, फिर पूरा साल चलेगा, तो वो लोग क्या करें, तो जो फलों की इफादियत है वही जामन की कोंपलों की इफादियत होती है। अच्छा,
यानी कि जिस वक्त ये जामन निकलने से पहले जो कोंपलें फूट जो कोंपलें निकल रही हैं या जो छोटे पत्ते हैं, अगर आपके पास फल अवेलेबल नहीं है तो आप वही काम छोटे पत्तों से भी ले सकते हैं। हसनैन काज़मी साहब हमारे दोस्त हैं, वो थैलेसीमिया का इलाज इससे कर रहे हैं। खून की पैदाइश के लिए और HB कम होने, जो ख़वातीन हमारी प्रेगनेंट्स हैं, जो ख़वातीन में अयाम के मसाइल रहते हैं, उनके लिए खून की ये कमी हो जाए तो उसमें जामन की कोंपलें बड़ी ज़बरदस्त है, चबा के खा लें। अच्छा, जामन के इसका तरीक़ाकार क्या होगा? सादा, किस टाइम पे? वो 1 चम्मच छोटे चम्मच के बराबर हो, और ये खाना खाने के बाद सुबह और दोपहर और शाम 3 टाइम ले लें। 3 अच्छा, टाइम? हाँ। कितने दिन तक? ये जब तक HB मुकम्मल नहीं होता, ये हफ्ता 10 दिन लगता है सिर्फ। सही। इसके अलावा जो अगर कोई और मामला है, जैसे मैंने पहले बताया, ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, तो उनको तो रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। जब जामन मौजूद है जब ठीक है, लेकिन जब जामन मौजूद नहीं है तो जामन के पत्ते ले लें और उन पत्तों को तकरीबन उसको बारीक बारीक काट लें तो वो 1 चम्मच के बराबर बन जाए। उसका जुशांदा बना लें, उसको पानी में सफ़ूफ बनाना है, उसको ड्राई जुशांदा पानी के अंदर जुशांदा बना लें। अच्छा, उन पत्तों को पानी में डाल के उबाल के उसका एक वो बना लें। हाँ, वो जुशांदा, मैं उसका हर्बल टी नहीं कह रहा हूँ ना, मतलब देसी नाम जुशांदा हो गया। ठीक है वो, लेकिन वो हर्बल टी बनेगी, साइजीजियम टी के नाम से ये बहुत चल भी रहा है। हाँ, ये बोटेनिकल नेम जो जामन का वो साइजीजियम है, और ये जावा प्लम के नाम से भी इसकी वो मिल रही है, और जैम्बुलेका के नाम से पाउडर पूरी दुनिया में ये करोड़ों डॉलर का बिकता है। अच्छा। और हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने दिया है, ये सड़कों पर गिरा होगा, बागों में गिरा होगा, जो ताज़ा, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो जामन के फ़वाइद हैं ना, जो फल के अंदर हैं, जब फल अवेलेबल ना हो तो वो उसको उस तरह से पत्तों से भी लिया जा सकता है। ठीक है, पत्तों से, कोंपलों से और गुठली से, सभी के फ़वाइद जामन के तो हैं ही हैं। अच्छा, उसके अलावा इस सीज़न में जितना भी जामन खाएं उसकी गुठली ना फेंकें। अच्छा, वो संभाल के रखें। वो जितने भी हमारे शुगर रिवर्स करने वाले नुस्खे हैं, उन सब में तुख्म जामन इस्तेमाल होता है। वो ये तुख्म जामन है, ये इसको संभाल के भी बना सकते हैं आप। आराम इसको ग्राइंड कर लें, गुठलियों को वॉश करने के बाद वॉश करें। इसके अंदर जो सुखा लें इसको पहले। घर में करेले पकते हैं, उसके जो बीज निकलते हैं, वो तो बहुत कड़वे होंगे, वो भी इसमें शामिल करें। अच्छा। और नीम के पत्ते शामिल करें। ये सारे कड़वा कॉम्बिनेशन आपने बनाया। और उसको सफूफ को कैप्सूल में भर लें। हाँ, ये भी ठीक है। मतलब आसानी से, जैसे मैं पिछली मरतबा भी कह रहा था, इसको सफूफ बोलें, फक्की बोलें, या जब कैप्सूल भर। वैसे भी हज़रत अली का कॉल है कि शहद के अलावा हर मीठी चीज़ जहर है, और जहर के अलावा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। बेहतरीन। और ये जो डायबिटिक लोग हैं या प्री डायबिटिक लोग हैं, ये अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल कर लें, इसको बतौर दवा इस्तेमाल करें। और ये बेहतरीन, उनकी शुगर की जो स्पाइक है ना, जो नुकसान देती है, जो एकदम खाना खाने के बाद शुगर बढ़ती है, तो वो आँखों के बिनाई के लिए, गुर्दों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, ये उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। यानी कि जामन का साथ आपका पूरा साल रहना चाहिए। वो मैंने बता दिया, कोंपलों के ज़रिए, पत्तों के ज़रिए, और जो बीज हैं वो सुखा लीजिएगा। अच्छा, वो जो स्टार्ट में आपने कहा था जामन वाले, वो जो डब्बे में डाल के और काला नमक छिड़क के थोड़ा सा उसको झटका दे दें तो वो सॉफ्ट हो जाता है ना। अच्छा, ये मज़े के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, आपने भी कहा है ना, तो मुझे अपना बचपन याद आया और मज़ा आया। हाँ। 2 चीज़ें होती थी, एक तो वो जो झोली में जामन लेने जाया करते थे, तो वो जो भैया कोई दरख्त को हिलाता था तो नीचे खड़े वो करते, तो वो जो अम्मी से मार पड़ती थी, वो याद आई है आपकी बात से। और दूसरा फिर वो जो हम लेते थे जामन, उसको जितना ज़्यादा खड़काते थे तो हम उसमें एक लैंग्वेज भी ढूंढा करते थे। अच्छा, लेकिन आपके नाजरीन से गुजारिश है कि ये ना करें। अच्छा, ये अब तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। इसके बगैर तो मज़ा नहीं आएगा हकीम साहब। हम फलों की अफादियत नमक लगा कर ख़राब करते हैं। अच्छा, नमक से उसका अफादियत कम हो जाती है? अफादियत ख़राब हो जाती है। अच्छा, देखें, हमें जो जामन खाना है, हमें जो तरबूज खाना है, हमें जो माल्टा खाना है, ये नमक लगाए बगैर खाना है। ताज़ा जो जामन है उसी तरह से लें, तो वो बेहतरीन है। ये ना करें प्लीज़। तो जिस तरह आपने कद्दू में ऐड किया था काला नमक, तो इसमें भी थोड़ा सा रहने दें, लोगों को मज़ा लेने दें। ये चलें, ठीक है, ये, लेकिन ये इसकी बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने इजाज़त दे दी। तो थोड़ी सी इजाज़त है नाज़रीन, आपने मज़ा भी लेना है, लेकिन उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सीज़न है, और जिस सीज़न की जो सब्ज़ी है, जिस सीज़न का जो फल है, उसकी बहुत अफादियत है। इतनी बातें हैं, इतने फ़ायदे हैं कि मेरे ख्याल में अभी 1 घंटा और भी हकीम साहब हमें बताते रहें तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कद्दू शरीफ या फिर जामन, इस सीज़न के 2 नेमतें, अल्लाह ताला के तोहफ़े हैं, इन्हें इस्तेमाल कीजिए।
कीजिए और भरपूर कीजिए। खाने के लिए, पीने के लिए या चेहरे पर लगाने के लिए इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दीगर इशू से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद नाज़रीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन माहदे की खबरों के साथ ही आलमी मार्केट्स के अंदर ख़ासतौर पे जो तेल की मंडियां हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, ट्रेड मार्केट्स हैं, उसके ऊपर इसके असरात मस्बत असरात आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कीमतें जो हैं वो मुसलसल कमी में देखी जा रही हैं। तो इसके बाद एक तासुर ये भी उभरा है कि पाकिस्तान में जैसे ही जंग शुरू हुई थी तो कीमतों ने आसमान को छुआ, लेवी में इजाफा कर दिया गया, कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तो अब ये तवक्को की जा रही है, उम्मीद की जा रही है आवाम की तरफ से कि जो इजाफा हुआ था उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतनी तो कमी की जाए। क्या ये मुमकिन होगा और उसके फिर हमारी मईशत के क्या असरात होंगे? हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल समीर खान साहब, चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत अकमल साहब भी। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। अकमल साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि हमें कितनी तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि जितना इजाफा हुआ है अमूमी तौर पे हमने देखा नहीं है कि उतनी कमी भी हो, चंद रुपयों की कमी कर दी जाती है। तो इस बार कितनी कमी एक्सपेक्टेड है इस जंग के खात्मे के बाद, इस मुआहदे के बाद? देखिए, इसमें 3 चीज़ें जो है ना वो पॉसिबल है। एक तो हमारी ख्वाहिश क्या है, कितनी प्राइस कम होनी चाहिए। एक ये कि कितनी जो है ना हुकूमत करेगी और कितना उसके पास गुंजाइश मौजूद है और मार्जिन हमारे पास क्या अवेलेबल है। देखें, जो होनी चाहिए कि अगर बात की जाए तो तकरीबन 20% कमी मुआहदे के ऐलान के बाद से लेके अब तक हो चुकी है। तकरीबन 75 या 76 डॉलर के ऊपर जो है वो इस वक्त ऑयल की प्राइस ट्रेड कर रही है, जो कि तकरीबन 115 डॉलर पर बैरल का जो है वो हाई बना चुकी है। तो 115 के मुकाबले में अगर देखा जाए मौजूदा जो प्राइस है, ये तकरीबन 45% जो है वो उसमें अब तक कमी आ चुकी है और जंग के बाद से अब तक जो है वो 20% के करीब कमी आ चुकी है। तो अगर तो ये पूरे का पूरा जो इसमें कमी आई है उसको पास ऑन करती है हुकूमत, तो कम से कम जो है ना वो मेरे ख्याल में 50 रुपए की कमी हुकूमत को करनी चाहिए। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, जो 20% का इम्पैक्ट जो है वो अगर हुकूमत देती है। अच्छा, उसके बाद हुकूमत देगी कितना, जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि हुकूमत इसका 50% जो है ना वो पास ऑन करेगी। 20 से 25 रुपए की जो है वो शायद इमीडिएटली कमी की जा सकती है, क्योंकि एक तो हम IMF के प्रोग्राम में हैं, उसकी वजह से पेट्रोलियम लेवी जो है वो हमें उसमें इजाफा करना है। दूसरा जो टैक्स का शॉर्टफॉल है टिल जून, तो उसका पूरा करने में मदद में जो प्राइसेस की कमी का जो इम्पैक्ट है वो बजाय इसके कम्प्लीटली पब्लिक को पास ऑन किया जाए, वो हुकूमत चाहेगी कि अपना जो टैक्स का शॉर्टफॉल है उसको इससे पूरा किया जा सके। तो 20 से 25 रुपए जो है वो एक ऐसा आसान हदफ भी है ना कि इसके ज़रिए टैक्स कलेक्शन या दीगर जो खसारे होते हैं उसको इसके ज़रिए कवर करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। हमारे साथ अब्दुल समीर खान साहब भी हैं। खान साहब, आपको भी वेलकम कहेंगे। आपके ख्याल में कितनी कमी होनी चाहिए, हुकूमत कितनी करेगी, क्योंकि एक बड़ा बोझ है आवाम के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, और उससे फिर हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अभी जितना इंटरनेशनल प्राइस कम हो रही है, इन्होंने प्राइस कम नहीं की है। इससे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, 4 रुपए कर देते हैं, 2 रुपए कर देते हैं। एक दफा ही महीने में तय कर दे के साथ इतने ताकि लोग आराम से अपना कारोबार कर सके। बिल्कुल सही बात। और इस तरीके से ये तमाशा बनाया हुआ है। जो मेरे को पैसे मुबारक दे दे वैसे कम हो जाएंगे, तरीका नहीं है। और जो है वो कम करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ खान साहब कि अगर सैंक्शंस हटती हैं ईरान पर से, तो ईरान से अगर हम तेल ख़रीदते हैं, क्या ये मुमकिन है, हमारे लिए काबिल इस्तेमाल है? क्योंकि बलूचिस्तान में तो हम साल से देख रहे हैं कि वो बाइक्स के ऊपर ड्रमियों के ज़रिए आता है, पूरा बलूचिस्तान उसे इस्तेमाल करता है। 100 रुपये लीटर में तकरीबन वो इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। तो अगर उसको लीगली लाया जाए सैंक्शंस हट जाने की सूरत में, तो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है, उससे कितना रिलीफ मिल सकता है? देखिए, हम तो बिल्कुल तैयार है कि ऑफिसर इम्पोर्ट करें और इस मसले का पैसा खत्म हो जाए और बाकायदा
एलसी खोलें और पेट्रोल लोगों को सस्ता मिले। जब 2.80 तो 280 पैसे ये अनाउंस कर सकती है। ठीक, फिर क्या हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल समी खान साहब, चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे वो ईरान से लेना चाहें। और वो कह रहे हैं कि 2-4 रुपये कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो चाहती है ना गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली, तो वही वाला मामला होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मीशत के ऊपर भी और आवाम को रिलीफ मिलने की सूरत में भी। अच्छा अकमल साहब, आपसे भी वही सवाल है, ईरान से तेल अगर हम ख़रीदते हैं उससे कितना बड़ा चेंज आ सकता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में? वो तेल क्या हमारे लिए काबिल इस्तेमाल भी होगा? मईशत के ऊपर, आवाम के ऊपर उसके असरात क्या होंगे? देखिए, एक तो बात यह कि ईरान से तेल ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आ रहा है और वो पिंडी तक भी पहुंच रहा है, वो कराची तक भी पहुंच रहा है, कश्मीर तक भी पहुंच रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो स्मगलिंग के तरीके से आ रहा है, तो उससे जो बेनिफिट हासिल होना चाहिए था प्राइसेस में कमी की सूरत में, वो सारा प्रॉफिट की सूरत में मुख्तलिफ माफियाज की जेबों में चला जाता है। ठीक है ना। अब अगर उसको हम ऑफिशियल कर देते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि जो अमेरिका के साथ ईरान का मुआहदा हुआ है उसके बाद क्या वो ट्रेड इस तरीके से कर सकेगा, उसके अकाउंट सारे अनफ्रीज हो जाएंगे। अगर तो ये सारी चीजें हो जाती हैं और पाकिस्तान इस पोजीशन में आ जाता है कि ईरान के साथ भी जो है वो ट्रेड करे, तो सबसे पहले तो गैस पाइपलाइन जो हमारी एक अरसे से प्रोजेक्ट यहाँ तक हमारे बॉर्डर तक पहुंचा हुआ है उसको आगे लेके आना चाहिए। तो हमारी गैस की जरूरत जो है वो बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत कम से कम जो है वो उसमें 30 से 35% के करीब जो है वो हुकूमत IMF के प्रोग्राम में रहते हुए भी इस पोजीशन में होगी कि मौजूदा जो कीमतों की सतह है उसमें 30 से 35% जो है वो कमी कर सके। अगर हम ईरान से जो है वो तेल लेते हैं, और ईरान डेफिनेटली हमें जो इस वक्त हम गल्फ ऑयल जो परचेज कर रहे हैं उसके मुकाबले में डेफिनेटली हमें कम प्राइस के ऊपर देगा। और ये हमारे वक्त की ज़रूरत भी है, हमारी मईशत की भी ज़रूरत है, क्योंकि चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या आम घरेलू ज़रूरत हो, हर जगह पे फ्यूल की, पेट्रोल की और गैस की ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि ये एक कॉस्ट का बुनियादी एलिमेंट है। और इसमें कमी जो है वो बहरहाल अगर हमने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है और अगर हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली जो है ना इनकी प्राइसेस में कमी के बगैर मुझे नहीं लगता है कि ये मुमकिन होगी। तो अगर ईरान का ऑप्शन जो है वो खुलता है हमारे पास, तो हमें आंख बंद करके जो है ना उसको एक्सरसाइज करना चाहिए और फौरी तौर के ऊपर उसको जो है वो ऑफिशियल करना चाहिए, ताकि प्राइसेस में कमी का जो इम्पैक्ट है वो आम पब्लिक तक भी पहुंच सके। आम पब्लिक तक भी पहुंचेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी और इससे फिर अल्टीमेटली हमारी मईशत भी बेहतर होगी, हमारी इंडस्ट्री भी बेहतर होगी और एक नया मोमेंटम देखा जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इस डील के असरात पाकिस्तान के अंदर मईशत की सूरत में भी देखे जा सकें। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम इस डील के अंदर जिस तरह से हमने किरदार अदा किया है हमारे लिए खुशाइंद है, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम मुंतज़िर भी है कि इस डील के समरात पाकिस्तानियों की ज़िंदगी बेहतर, मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में भी कारगर साबित हो सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।